चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का 76 नंबर टेस्ट का डिस्कशन आज हम करा देते हैं। आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। देखते हैं मेरे भाई आज के सेशन में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में दे रखा है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने हेतु हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसका मतलब है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने की बात कर रहा है। तो मेरे भाई अगर ताप मापना है तो थर्मामीटर ही यूज करेंगे, लेकिन कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे? जो 1500 से टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब बहुत अधिक तापमान हो गया, जो कि मेरे भाई रेडिएशंस को मापने वाला हमारा थर्मामीटर होना चाहिए। और उसके लिए हमारा पैरोमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो रेडिएशन पैरोमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ध्यान रखेंगे यहां पर जो हमारा यहां पर हम कहेंगे ये रेडिएशन पायरोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो रेडिएशन पायरोमीटर हमारा क्या करता है? तो यहां पर ताप को मापता है, इसी का इस्तेमाल करके हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे। अगर मेरे भाई यहां पर चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर जो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर मापता है, तो आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को अगर मेजरमेंट किया जाए तो बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना मेरे भाई, हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर या मेडिकल थर्मामीटर जो भी बोलते हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कहां से कहां मापता है? तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट लोवेस्ट टेम्परेचर इसका रेंज है। और ये कहां से कहां? तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के ये 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर तक को ये माप सकता है। ठीक है, ये लोवेस्ट है, ये हमारा अपर होता है, ये मिनिमम और मैक्सिमम हमारा होता है, इसको मेजरमेंट करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है। एक मेरे भाई आपको थर्मोकपल दे रखा है। अगर हम इस थर्मोकपल की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो थर्मोकपल होता है इस पर क्वेश्चंस कई बार पूछता है कि थर्मोकपल हमारा तापयुग्म तापमापी को कहते हैं और थर्मोकपल थर्मामीटर हमारा ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये आपको क्वेश्चंस कई बार पूछता है। तो थर्मोमीटर जो प्रिंसिपल हमारा यहां पर थर्मोकपल का जो हमारा प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत हमारा होता है, ये क्या होगा मेरे भाई? तो इसको हम लोग कौन सा सिद्धांत कहते हैं? तो सीबेक प्रभाव के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहेंगे सीबेक प्रभाव। और आपके एग्जाम में ये खास करके कई बार पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कई बार तो ये भी पूछता है कि सीबेक प्रभाव एक्चुअली में होता क्या है। तो मेरे भाई इसमें क्या करते हैं? तो दो अलग अलग तार हम लोग लेते हैं। एक तार मान लेते हैं आयरन का है, तो दूसरा तार हम किसका? तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। एक तार आयरन का तो दूसरा तार हम किसका? तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरीके से क्या करते हैं? उसको जोड़ देते हैं। एक वो जंक्शन यहां पर बनेगा, एक जंक्शन यहां होगा। यहां का तापमान ज्यादा है इस जंक्शन का, इसलिए हायर टेम्परेचर। यहां का तापमान कम होगा तो इसको लोअर टेम्परेचर। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि उष्मा का संचरण हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान में होता है। तो उष्मा संचरित होगी उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर, और ऐसे में क्या होगा? उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ उष्मा संचरण होगा। और उष्मा संचरण के कारण क्या होगा मेरे भाई? आपको ध्यान रखना है इस सर्किट के अंदर उष्मा संचरण के कारण क्या होगा? क्योंकि इसमें हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। और ईएमएफ अगर मिलेगा तो ईएमएफ और हमारा वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ईएमएफ और वोल्टेज को अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक ही चीज होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो उष्मा संचरण के कारण मेरे भाई उस सर्किट में ईएमएफ और वोल्टेज मिलता है। ये चीज आपके एग्जाम में पूछता है। तो दो अलग अलग तार लेते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा एल्युमिनियम का वायर था, तो ऊपर वाला रेड वाला हम कह देते हैं मेरे भाई ये हमारा आयरन का वायर था। तो यहां पर दो अलग अलग तार को जब दो अलग अलग जंक्शन पे जोड़ते हैं तो मेरे भाई उससे जो हमें ईएमएफ और वोल्टेज मिलता है यही हमारा सीबेक प्रभाव होता है। तो कई बार सेम तार कहेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना ये अलग अलग तार होता है, अलग जंक्शन पे होगा। उच्च तापमान से निम्न तापमान में उष्मा का संचरण होगा, इसी संचरण के कारण उसमें ईएमएफ वोल्टेज डेवलप करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारा जो ताप युग्म तापमापी होता है वो सीबेक प्रभाव पे काम करता है। ये लाइन भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। एक एक चीज मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। प्रवीण कुमार यादव जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए पहले कि रेडिएशन स्पायरोमीटर हमारा यहां पर क्या करेगा, क्योंकि हमारा बहुत अधिक तापमान को यह मापने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। एक बात मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, कंडीशंस मेरे अलग थे, मैंने कंडीशंस आपको कराए थे और इसमें बहुत बच्चे गलती भी कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप यहां गलती करते हैं तो यहां आप सुधार कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको गलती नहीं करना है। तो मेरे भाई यहां पर हम आपको बताए थे अगर मान लेते किसी भी गाड़ी का या फिर किसी भी लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेग अगर एक समान होता है, तो वेग एक समान में अगर लिफ्ट हमारा ऊपर जाए या फिर लिफ्ट हमारा नीचे आए तो ऐसे कंडीशंस में
एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जाए या आप लिफ्ट नीचे आए, आपको ध्यान रखना है कि वस्तु का जो भार हमारा होगा उस लिफ्ट के अंदर, यानी कि वस्तु का जो भार होगा वो हमारा यहां पर किसके बराबर होगा, तो कहेंगे वस्तु का जो भार होगा ये हमारा वास्तविक भार, जो एक्चुअल भार होगा उतने के बराबर ही हो जाएगा। तो वस्तु का भार यहां पर वास्तविक भार के बराबर हो जाएगा। ये केसेस हो गए। तो इसमें लिफ्ट एक समान वेग की बात होती है। तो ऐसा अगर मेरे भाई लिफ्ट की हम बात करते हैं त्वरित गति से, किस गति से, तो हम लोग त्वरित गति की बात कर रहे हैं। यदि लिफ्ट हमारा त्वरित गति से, ध्यान रखना त्वरित गति से हमारा किधर जाएगा, तो त्वरित गति से या तो ऊपर या फिर हमारा नीचे अगर आता है, तो अगर त्वरित गति से ऊपर जाएगा मेरे भाई तो आप एक को ध्यान में रखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर त्वरित गति से लिफ्ट हमारा ऊपर जाएगा तो आप ध्यान रखना मेरे भाई ऐसे केस में जो वस्तु का भार होगा, जो मेरे भाई वस्तु का भार होगा वास्तविक भार से ये ज्यादा हो जाता है। ये वास्तविक भार से क्या होगा, यहां पर ज्यादा हो जाता है। और मेरे भाई इसी का जस्ट उल्टा हम कहेंगे, यदि हमारा त्वरित गति से किधर, तो नीचे की ओर अगर जाएगा तो हमारा ऐसा होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगर त्वरित गति से किधर, तो कहेंगे यहां पर त्वरित गति से अगर नीचे की ओर जाएगा, तो अगर त्वरित गति से नीचे की ओर जाएगा तो ऐसे केस में मेरे भाई जो वस्तु का भार हमारा होगा, ये जो वस्तु का भार हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, तो वास्तविक भार से हमारा कम हो जाता है। यहां पर ज्यादा तो यहां पर हमारा कम हो जाएगा, ये हमारा वास्तविक भार से कम हो जाएगा। और अगर मेरे भाई ये भी केसेस हमारे होते हैं कि अचानक रस्सी अगर टूट जाती है, ऊपर जा रही है या लिफ्ट हमारा नीचे की ओर जा रही है और अचानक अगर रस्सी टूट जाएगा, अचानक रस्सी टूट जाती है, तो ऐसी परिस्थिति मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे वस्तु का भार भारहीन फील होगा, यहां पर भारहीनता आपको आ जाता है। यहां पर भारहीनता की स्थिति आ जाती है, यानी आपका भार आपको जीरो फील होगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि सर ये वाला आंसर आप कैसे कर रहे हैं कि त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ये लिफ्ट का हमारा कंसेप्ट ही होता है, और इस लिफ्ट के कंसेप्ट को इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे भाई दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें मान लेते कोई आदमी है और इस आदमी का वजन हमको जानना, तो वजन किसी का भी नीचे ही काम करता है, और लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रहा कहेंगे हमारा नीचे भार लटकेगा तो यहां तनाव हमारा ऊपर होगा, और लिफ्ट हमारा त्वरित गति से अगर ऊपर की ओर जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कि जब भी लिफ्ट की बात आती है तो आप F बराबर ma का फॉर्मूला यूज करोगे, और ऐसी परिस्थिति में ये जो F है ये हमारा नेट होना चाहिए। नेट का मतलब ये हो गया अगर ऊपर जा रहा है तो ये ज्यादा है, ये हमारा कम है, इसीलिए ये उठ करके ऊपर जा रहा है। तो नेट का मतलब हम लिखेंगे T माइनस mg बराबर हमारा ma हो जाएगा। यहां से अगर T को सेपरेट करेंगे तो ये हमारा ma प्लस में mg हो जाएगा। हमारा वास्तविक भार mg होता है, इसमें कुछ चीज जुड़ रहा है, इसका मतलब हमारा भार वास्तविक भार से ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारा यहां पर तरीका है, इस तरीके से हम लोग कर्म करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में डेटा खत्म हो गया, प्रियंका जी कह रही हैं कोई बात नहीं है, डेटा आप ले लीजिए, आपको डेटा अवेलेबल होगा, 15-20 रुपया खर्चा करके फिर ले लीजिए और आप पढ़ लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से लिफ्ट किधर जा रही है, तो मेरे भाई यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देता, एक समान अगर वेग बोल देता, तब हम कुछ सोचते भी, तब हम कहते कि लिफ्ट में जो वस्तु का भार होगा वही वास्तविक भार के बराबर होगा, चाहे लिफ्ट हमारा ऊपर जाए चाहे लिफ्ट हमारा नीचे आए। लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यहां वस्तु के वेग की बात नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तब मेरे भाई वो लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है, उसमें व्यक्ति जो हमारा होगा उसका जो आभासी भार होगा वो सदैव उसके सही भार से अधिक होगा, यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस पर क्वेश्चन आपका है। तो त्वरित गति से ऊपर बोले या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऊपर बोले मेरे भाई तो वैसी स्थिति में ये भार हमारा ज्यादा हमेशा होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट जो कथन दे रखा है वो हमारा सही है। अब रीजन की बात करते हैं मेरे भाई। भार हम आपको बोले थे कि भार किसी भी वस्तु का होता है और भार बराबर mg कहते हैं, और भार हमेशा नीचे ही काम करता चाहे वस्तु कोई भी हो। तो भार मेरे भाई सदैव नीचे की ओर एक्ट करता है। स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मेरे भाई इस एसर्शन का ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। जब नहीं देगा तो हम लोग आंसर बी के साथ जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई बी में हमारा ऐसा कहता है कि एसर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वह एसर्शन का सही व्याख्या नहीं कर पा रहा, इसलिए हम बी के साथ जाएंगे। अगर सही व्याख्या करता तो ए आंसर मार देते, सही व्याख्या नहीं कर रहे तो बी आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। अगर अगला कहता है कि क्या ऊर्जा रूपांतरण के संबंध में हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, वह बताना है।
तो मेरे भाई आप जानते हैं कि विद्युत बैटरी की हम बात कर रहे हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि बैटरी में हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर रासायनिक ऊर्जा हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग लीड एसिड बैटरी की बात करते हैं। मेरे भाई इतना तो आपको पता होगा कि अगर हम लीड एसिड बैटरी की बात करते हैं, ये हमारा जो लीड एसिड बैटरी होता है, इस लीड एसिड बैटरी की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे जो लीड एसिड यहां पर बैटरी है, इसमें एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कौन सा एसिड यूज होता है मेरे भाई, तो याद रखना इसको H2SO4 कहते हैं। और जो लीड एसिड बैटरी होता है ये रिचार्जेबल होता है। ये कैसा होगा मेरे भाई, तो इसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से। इसको हम लोग रिचार्जेबल कहने का मतलब दोबारा से इसको हम लोग चार्ज करके यूज कर सकते हैं। रिचार्जेबल यानी कि पुनः आवेशित होता है, दोबारा से इसको हम चार्ज करेंगे और फिर इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरे भाई इसमें आता है, और इसी रिचार्जेबल को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है। ये किस में आता है, कहेंगे यहां पर हमारा ये सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, ये हमारा सेकेंडरी सेल हो गया। अब यहां पर लीड एसिड बैटरी में एसिड जो यूज करते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जो हम एसिड यूज करेंगे हमारा कौन सा होगा, कहेंगे यहां पर H2SO4 हमारा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, कई बार पूछा गया है। तो मेरे भाई बैटरी की अगर बात करते हैं तो बैटरी में हमारा डीसी को स्टोरेज करते हैं, और बैटरी में क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन होता है, और इसी केमिकल रिएक्शन के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, और हम कहते हैं कि आप बैटरी से भी क्या करते हैं, बल्ब जला लेते हो। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो हमारा कहीं ना कहीं यहां पर सही है। अगर सही है तो आपको गलत खोजना है, ये तो नहीं होगा। विद्युत हीटर की बात करते हैं मेरे भाई, जो हमारा हीटर होता है ना, ये आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ये काम करता है। ये किस पर काम करता है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। यानी कि विद्युत धारा के ये ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। अगर आप विद्युत धारा दोगे तो ये उसमें ऊष्मा डेवलप करेगा। तो मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा से यहां पर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मेरे भाई विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा बोलता तो सही होता। तो यहां पर यांत्रिक ऊर्जा नहीं हो करके यहां पर क्या होगा कि यहां पर ऊष्मीय ऊर्जा होता, तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं यहां पर राइट होता, जो कि गलत आपको मिल चुका है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा से ऊष्मा प्रभाव, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता तो सही होता। तो विद्युत हीटर का काम ही आपके समझ में आ गया। इसका मतलब यांत्रिक तो नहीं होगा, क्योंकि ऊष्मीय ऊर्जा होता तो सही होता। ये गलत है, तो ये आंसर होने की संभावना ज्यादा है। विद्युत बल्ब की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर जो विद्युत बल्ब होता है, ये विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी लेता है और उससे लाइट हमें देता है। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सही है, ये सही है। तो जो गलत था वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बी आपका गलत था, और आपको यहीं से उस क्वेश्चन के आंसर्स आपको निकल करके आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला से बंधा हुआ है। एक पत्थर है मेरे भाई, वो हमारा किससे, तो कहेंगे स्प्रिंग बैलेंस की हम बात करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, स्प्रिंग बैलेंस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस हमारा होता है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, ये मेरे भाई भार को मापने में इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, कहेंगे यहां पर भार को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। भार को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस जिस सिद्धांत पे हमारा काम करता है, जिस प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है, जिस सिद्धांत पे हमारा काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई, ये हमारा हुक्स लॉ की हम बात करेंगे। किसकी बात करते हैं, तो यहां पर हम लोग हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक के नियम पर ये हमारा आधारित होता है। ये दो बात आपको ध्यान रखना है। और हुक्स लॉ हमारा यहां पर उसी प्रिंसिपल पर हमारा ये काम करता है। बाद बाकी इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है मेरे भाई कि एक पत्थर की हम बात कर रहे हैं, किसी स्प्रिंग तुला से उसको बांध दिए हैं। तो एक पत्थर को, उस पत्थर का भार मापने के लिए स्प्रिंग तुला से लटका दिए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार को दिखाएगी। अब तो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी स्थिति में कम भार होगा। आप सभी लोग मेरे भाई एक बार सेशन को लाइक भी कीजिए, और इस क्वेश्चन के आंसर्स भी करा करके बता दीजिए कि इस क्वेश्चन के आंसर्स क्या होंगे। तो आंसर आ रहा है 4 का बी होगा। देखते हैं, सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं, कहता है मेरे भाई कि यहां पर जब वह पत्थर, यानी कि जिस पत्थर की बात करें, इसको आप स्प्रिंग से टांगे हुए थे, जब वह पत्थर किसी बीकर में, किसी बीकर में लिए गए पानी में आंशिक रूप से मेरे भाई डूबा हुआ है। आंशिक रूप का मतलब होता है कि थोड़ा डूबा हुआ है, यानी पूरा डूबा हुआ नहीं है। पूरा डूबा हुआ का मतलब होता है फुल्ली सबमर्ज्ड हो गया, और आंशिक रूप से मतलब हो गया यानी कि पार्सली डूबा हुआ है, थोड़ा बहुत डूबा हुआ है, पूरा नहीं डूबा हुआ है। तो मेरे भाई हमने आपको पहले ही बताए थे कि बॉयंसी फोर्स का एक कंसेप्ट होता है, उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये पढ़िएगा तो आपको बहुत ही प्यार से समझ में आ जाएगा, और कभी गलती तुम नहीं करोगे। मान लेते कि यहां पर एक बीकर है, इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है। अब जैसे ही हम किसी ठोस पदार्थ को इसके अंदर घुसेरेंगे, जैसे ही किसी ठोस पदार्थ को घुसेरेंगे, तो
तो जितना पार्ट पानी के अंदर जाएगा इतना दूर का मेरे भाई पानी बाहर निकल जाएगा, और इसी को हम कहते हैं यहां पर विस्थापित द्रव के नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा विस्थापित द्रव होगा, और इसी को कलेक्ट कर लेंगे एक कंटेनर में और उसको उसके भार को माप लेंगे। यहां पे कंटेनर को कनेक्ट यहां से कंटेनर में ले लिए, उसके भार को माप कर लिए, तो यहां पर मेरे भाई जो बॉयंसी फोर्स हमारा होगा, ये जो बॉयंसी फोर्स हमारा होता है वह किसके बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखना कि जो विस्थापित द्रव का भार होता है ना, जितना भी विस्थापित द्रव हुआ होगा उसका जो भार होगा उतने के बराबर ही उस पर उत्प्लावन बल काम करता है। अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, उत्प्लावन बल तो इस पे काम करेगा, लेकिन नीचे से ऊपर काम करता है, किसी द्रव या गैस के द्वारा ही उत्प्लावन बल हमारा नीचे से ऊपर लगता है। अब मेरे भाई आंशिक रूप से डूबा हुआ है, इसका मतलब इतना ही हमारा डूबा हुआ होगा, तो इतना ही दूर का पानी को डिस्प्लेस किया होगा। अब दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आगे कहता है कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरीके से अब डूबा हुआ है, अगर पानी में पूरा, ये मान लेते कि ये पत्थर है, ये अगर थोड़ा डूबा हुआ था तो इतने दूर का ही पानी बाहर हुआ था, उसका बाहर मेजरमेंट किए तो मेरे उतना ही बॉयंसी होगा। लेकिन अगर ये पूरा पानी में डुबा दिए तो इसका पूरा भार, इतना दूर का पानी डिस्प्लेस हुआ होगा और उसका भार का मापन करेंगे तो कहीं ना कहीं बॉयंसी समझ में इस पर बॉयंसी ज्यादा काम करेगा। तो मेरे भाई इस जगह पर भी बॉयंसी हमारा काम करेगा, और अगर पूरी तरीके से डूबा हुआ है तो यहां पर बॉयंसी ज्यादा होगा, यहां पर बॉयंसी कम होगा। तो यहां पर आपको बॉयंसी कम या ज्यादा की बात करते हैं, तो बॉयंसी मेरे भाई नीचे से ऊपर उठाता है। अगर बॉयंसी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इसका भार हमें कम फील होगा। तो मेरे भाई तुला की रीडिंग सबसे कम किसमें होगी, जिसमें बॉयंसी नीचे से ज्यादा काम करेगा। तो नीचे से ज्यादा हमारा किसमें काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहां पर बॉयंसी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आंशिक रूप वाले से। ठीक है, अब जब वह पत्थर हवा में लटका हुआ, अब हवा में लटका हुआ होगा मेरे, ये तो द्रव की बात करते हैं, द्रव हमारा ज्यादा बॉयंसी क्रिएट करता है एज कंपेयर टू हवा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे और आंसर करेंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ बिल्कुल सही बात है, बॉयंसी तो उसको उठाएगा ना, तो बॉयंसी अगर ज्यादा हो गया, बॉयंसी अगर ज्यादा लगेगा नीचे से ऊपर तो उसका भार कम फील होगा। तो ज्यादा डूबा हुआ है तो ज्यादा पानी निकलेगा बाहर, उसका भार ज्यादा तो बॉयंसी ज्यादा। तो ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना है। और मेरे भाई ये सब एकदम आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, पढ़ोगे तो बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर बॉयंसी का कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, साइकिल और ऑटोमोबाइल की जो ब्रेक प्रणाली होती है, जिसको हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, उसमें जो हमारा ब्रेक पैड होता है, जाहिर सी बात है ब्रेक पैड जैसे ही आप ब्रेक मारते हैं तो घर्षण होता है, घर्षण होता है तो गाड़ी का चक्का जाम हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है। इसका मतलब घर्षण डेवलप करने के लिए, घर्षण पैदा करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए हम कहेंगे, घर्षण का पैदा करने के लिए हम ब्रेक पैड लगाते हैं। हम यहां पर आंसर करेंगे मेरे भाई, घर्षण को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक लाइन में आंसर हो गया मेरे भाई। यहां पर कहेंगे जिससे वाहन अपनी गति को रोक ना पाए, ये तो गलत दे रखा है। वाहन एक समान गति से चल पाए, तो बिल्कुल गलत है। आंसर करेंगे मेरे भाई, जब भी ब्रेक आप लगाते हैं तो ब्रेक हमेशा क्या करता है, कहेंगे ब्रेक हमेशा क्या करेगा, तो उसको रोकने का कोशिश करेगा, यानी घर्षण पैदा करेगा और घर्षण के कारण वो रुक जाता है। तो एक लाइन में इस क्वेश्चन के आंसर आ गए, इसमें और कुछ नहीं करना है। बाद बाकी अगर किसी को समझ नहीं है तो आप बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। आगे कहता है मेरे भाई, संपीड़क प्रतिबलक यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेस से आयतनी तनाव यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो अनुपात होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, यंग्स मॉडुलस कहेंगे या शियर मॉडुलस कहेंगे या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। ये तीन चीज आपके सामने में है और को आपको बताना है इसमें से हमारा कौन सा होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, अगर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम तीनों के बारे में बता देते हैं, अगर यहां पर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करता है तो आपको ध्यान रखना कि ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा होता है, इसमें हमारा क्या होता है मेरे भाई, लोड अपॉन में हम लोग कहते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये डीपी अपॉन में माइनस डीवी अपॉन में डीवी होता है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हमारा प्रेशर करेगा, प्रेशर किसी भी चीज को दबाता है, कंप्रेस करता, तो इससे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। और ये मेरे भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहने का मतलब है कि जब किसी चीज को आप गर्म करते हो या किसी चीज को गर्म करते हो तो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन अगर हो जाता है, उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका ये है, इतना अगर नहीं बुझा रहा है तो आप सिंपल मेरे भाई परिभाषा याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना आपको नहीं बुझाएगा, हमें पता है, तो आप सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा कि ऊपर में हमारा क्या होता है, यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस की हम बात करेंगे, यहां पर हम किसकी बात करेंगे, तो यहां पर हम कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करते हैं। और कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन में क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा वॉल्यूमेट्रिक
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं। किससे? तो यहां पर वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होता है उस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से हम यहां पर डिवाइड करते हैं, ये रेशियो मिलता है, इसको बल्क मॉडुलस कहते हैं। दूसरी बात मेरे भाई आप ध्यान लिखिएगा, अगर हम शियर मॉडुलस की बात करते हैं, ये शियर मॉडुलस क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है, जो शियर मॉडुलस होता है, इस शियर मॉडुलस की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हम कहेंगे यहां पर हमारा शियर मॉडुलस के लिए हमारा शियर स्ट्रेस ऊपर में होगा, शियर स्ट्रेस ऊपर में होगा और नीचे में मेरे भाई शियर स्ट्रेन होता है। ये शियर स्ट्रेस अपन में शियर स्ट्रेन होगा, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा क्या फर्क पड़ता है। अगर हम लोग यंग्स मॉडुलस की अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे भाई यहां पर यंग्स मॉडुलस की अगर हम बात करते हैं, तो एक चीज आप जान लीजिए कि जो यंग्स मॉडुलस हमारा होता है, ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपन में क्या होगा, ये सब फॉर्मूला होता है। लेकिन ये चीज आपको नहीं पूछना चाहिए था, ये मेरे भाई इंजीनियरिंग का चीज होता है कि यंग्स मॉडुलस हमारा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस अपन में नॉर्मल स्ट्रेन दे रखा है, तो ये इंजीनियरिंग का चीज होता है, ये आपको नहीं भी पूछेगा, ठीक है, इतना बात आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि आपको सिलेबस में ये पढ़ाया भी नहीं जाता है, इसीलिए हम बाकी फॉर्मूला ही लिख दिए, अगर याद रहेगा तो आप ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहां पर आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, सी करेंगे करेक्ट इसके हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए अच्छा है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने में है, देखते हैं कितने लोग इसमें से आंसर करके बता पाते हो। एक बार आंसर करके बता देना मेरे भाई कि इस क्वेश्चन के आंसर कितने होंगे। बम बम जी बताइए, पवन जी बताइए, सोनी झा जी बताइए, प्रियांशु जी बताइए, प्रवीण सतीश तिवारी जी बताएंगे इस क्वेश्चन के, राखी सिंह जी, शशिकांत जी, मुनाब सिंह पटेल, मुनाब पटेल बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे। सचिन राज का आंसर आ रहा है सी। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने हैं और ये लेंस की बात कर रहा है, तो यहां पर समान फोकस दूरी को पहले आप अप्लाई करेंगे। समान फोकस दूरी वाले कांच के कितने लेंस है मेरे भाई, तो 2 गो लेंस है, 2 गो लेंस है, लेकिन उसमें से बोला गया कि एगो तो उत्तल लेंस है और जो दूसरा लेंस है मेरे भाई वो अवतल लेंस है। अब यहां पे कहानी अलग हो गया, दोनों के कंसेप्ट है। अब कह रहे कि दोनों को सटा करके रखा गया है, दोनों को एक दूसरे से सटा करके रखा गया है, तो मेरे भाई यह हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक बात मेरे भाई इस लेंस के बारे में पहले आप जान लीजिए, अगर हम लेंस की बात करते हैं ना तो इस लेंस की अपनी कहानी होती है और लेंस में क्या होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना कि एक हमारा यहां पर उत्तल लेंस होता है, जितना बात बता रहे हैं इतना बात को एकदम घोंट के पी जाइएगा, उत्तल लेंस, और दूसरा जो लेंस हमारा होगा ये हमारा अवतल लेंस होता है और इसी पर मेरे भाई आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा का मतलब हमेशा होता है, इसमें और दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा, ये भी हमेशा नेगेटिव होगा, इसमें भी कुछ सोचना नहीं है। तो मेरे भाई हमेशा जो टर्म हम लिखे हैं ये बहुत बड़ा मीनिंग को लेकर के आता है और एटलीस्ट ये वाला चीज तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें पॉजिटिव होगा किसमें नेगेटिव होगा, इसको घोंट जाना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट घोंट जाइए इसको। और मेरे भाई और इसका इस्तेमाल एक जगह नहीं 78 जगह आपका होगा, और अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपके काम हो जाएंगे। अब कह रहे कि चलो समान फोकस दूरी है, तो मेरे भाई मान लेते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है हम ऐसा मान के चलते हैं, इसकी जो फोकस दूरी है उसको मान लेते हैं f1 है और इसकी जो फोकस दूरी है मान लेते हैं इसको f2 है। अब कह रहे हैं कि दोनों बराबर है, यानी कि दोनों समान फोकस दूरी वाला है, यानी जो f1 है मेरे भाई वो f2 के यहां पर बराबर है। क्योंकि इसमें बोला गया है जैसा कह रहा है वैसा ही हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है मेरे भाई कि समान फोकस दूरी की बात कर रहा है, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस, यानी कि दोनों की फोकस दूरी आपस में बराबर है, एगो प्लस होगा तो एगो हमारा यहां पर माइनस होगा, ये कहना चाह रहा है मेरे भाई। अब यहां पर बात आती है लेकिन दोनों आपस में बराबर है, इसमें साइन नेगेटिव इसमें साइन पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपस में बराबर है, इसके बराबर इसको, इसके बराबर इसको हम लिख सकते हैं। अब आपको कहता है कि दोनों को सटा करके रखना है, तो मेरे भाई टोटल जो फोकस दूरी हमारा होता है ना ये हमारा 1 में फोकस दूरी f1 और ये हमारा फोकस दूरी f2 का हमारा होता है, ये संयुक्त हमारा होगा जब दोनों को सटा करके रखेंगे, तो इसका फोकस दूरी प्लस इसका फोकस दूरी। अब होगा क्या मेरे भाई, तो पहले को मान लेते हैं कि पहला जो फोकस दूरी हमारा माइनस f2 के बराबर है और इसको हम माइनस f2 कह देते हैं पहले वाले को, और ये हमारा प्लस होगा और यहां पर हमारा f2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई यहां पर ये प्लस है ये माइनस है, इसकी वैल्यू तो यहां पर 0 हो जाएगा, इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो ये तो वैल्यू 0 हो गया। तो यहां से हमें एक बात पता चल
पाया कि 1 बाय फोकस दूरी की जो वैल्यू है वो हमारा 0 के बराबर है, तो मेरे भाई हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी हमारा होगा वो कहीं ना कहीं हमारा अनंत हो जाएगा। फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा, कहीं अनंत हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई ये रिलेशन हमारा होता है। चलो इसको हम एक स्टेप और बढ़ा के बता देते हैं। अगर हम यहां से फोकस दूरी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आया है यहां से डेटा, उसको हम यहां पर लिखते हैं। तो मेरे भाई हम सभी लोग को दिख रहा है कि 1/f की वैल्यू 0 है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 कहने लगे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या इसको हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी हमारा इनफाइनाइट हो गया। और मेरे भाई आप सभी लोग जानते हैं कि फोकस दूरी अगर किसी का इनफाइनाइट होता है तो वो हमारा किसका होगा, तो मेरे भाई फोकस दूरी इनफाइनाइट किसका होगा, कहेंगे यहां पर हमारा समतल 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 ग्लास का होगा। मेरे भाई प्लेन ग्लास का होता है। जैसे कि प्लेन मिरर की हम बात करते हैं ना, जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकस दूरी हमारा इनफाइनाइट होती है। प्लेन मिरर की फोकस दूरी इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना। वैसे अगर कोई प्लेन ग्लास है, प्लेन शीशा है, प्लेन लेंस है, उसकी भी फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर फोकस दूरी इनफाइनाइट हो गया तो हम कहेंगे हमारा समतल कांच की भांति वो काम करेगा, यानी वो फ्लैट हो जाएगा। मेरे भाई अगर फ्लैट हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है। ये इसके पीछे का कंसेप्ट होता है, ये हमेशा के लिए आप याद रखेंगे। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण की अगर बात करते हैं उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ, लाइक वाइज में आप कहेंगे प्लेन मिरर या प्लेन आपका लेंस ही बन जाएगा जिसके बीच की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। तो अच्छे क्वेश्चंस थे सर। आपके पूरे प्रैक्टिस सेशन का क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, जितना भी कराए हैं सब देख लीजिए। आपके पास फुर्सत है तो लगातार क्लासेस को वॉच कीजिए, एक एक जगह से एक एक कंसेप्ट को लिखते चले जाइए, और जब आपका सारा कंसेप्ट पूरा हो जाएगा तो हम समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे कहता है कि विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ध्वनि की गति के संदर्भ में हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक बात तो हम लोगों को पता है कि अलग अलग माध्यम में ध्वनि की गति अलग अलग होती है, लेकिन जो सघन माध्यम होगा उसमें ध्वनि की गति ज्यादा होती है, जो विरल होगा उसमें ध्वनि की गति कम होगी। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम बात करते हैं अगर कोई ठोस होता है उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है, कोई गैस होता है तो उसमें ध्वनि की गति कम होती है, ये बात हम लोग को पता है। अब यहां पर बात आता है कि एल्युमिनियम की बात करते हैं, और एक चीज आपको ध्यान रखना कि ध्वनि की गति मेरे भाई हम कहेंगे इलास्टिक मीडियम पर निर्भर करता है। इलास्टिक मीडियम कहने वाला जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा होता है। इलास्टिक जो होता है, जो भी पदार्थ हमारे इलास्टिक ज्यादा होंगे उसमें एक बार ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे करते रहेगा, बहुत देर तक करते गया। इसका मतलब ध्वनि जो प्रोपेगेट करती है वो डिस्टरबेंस के कारण करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ध्वनि अगर प्रोपेगेट करेगा तो इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होता है, जितने ज्यादा इलास्टिक मटेरियल होंगे उतना ही धारा ध्वनि उसमें हमारा स्पीड से पास करता है। तो अब यहां पर आपको ध्यान रखना कि एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, निकल की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे यहाँ तो यहां पर मटेरियल होते हैं और सबकी इलास्टिसिटी अलग अलग होती है, इसीलिए सभी में उसकी वैल्यू, स्पीड की वैल्यू अलग अलग होती है। तो वो डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, उसका कोई और उपाय नहीं है। निकल में मेरे भाई 60-40 तो होता है तो इसमें, लेकिन हमारा यहां पर एल्युमिनियम में 62 और 20 नहीं होगा, तो ये डेटा आपको कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं एल्युमिनियम में इसकी गति कितनी होगी। तो एल्युमिनियम में आपको कितना, तो मेरे भाई 64-40 आपको याद रखना है। 62-20 की जगह पर हम कहेंगे 64-20 इतना मीटर पर सेकंड होता है, ये डेटा याद रखना। तो पहला हमारा गलत, ये जब तक डेटा याद नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। पहला सही है दूसरा गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत है, तो आंसर क्या करेंगे, ये तो हो नहीं सकता है। केवल 1 सही है, ये नहीं होगा। केवल 2 सही है, तो ये आप मार सकते हो, क्योंकि मेरे भाई दोनों स्टेटमेंट में केवल 2 ही सही है, और कहेंगे इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखना, जैसे हम लोग स्टील की बात करते हैं, स्टील का अगर बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, अगर स्टील में पूछेगा कितना होता है, तो याद रखना मेरे भाई स्टील में हमारा 5900 कितना होगा, तो कहेंगे 5900 शायद 40 मीटर पर सेकंड होता है। ये डेटा आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई याद रखना पड़ेगा। चलो एक दो डेटा और बताते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा ध्वनि की गति होती है, किसकी गति मेरे भाई, यहां पर जो ध्वनि की गति होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ध्वनि की गति डिफाइंड है मेरे भाई, और याद रखना ये कितना तुम कहेंगे। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा ध्वनि की गति तो है, लेकिन वायु में ध्वनि की गति की बात कर रहे हैं हम, वायु की यहां पर बात कर रहे हैं मेरे भाई। यहां पर वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु में जो ध्वनि की गति होगी वह 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगर मेरे भाई एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर हम बात कर लेते हैं, तब आपको ध्यान रखना है कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है वायु में जो ध्वनि की गति होगी वह कितनी होगी, तो याद रखना ये 343 मीटर पर सेकंड हमारा होता है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा भी आपको याद रखना चाहिए। और एक बात और याद रखना चाहिए मेरे भाई कि अगर जब कभी भी वेलोसिटी ऑफ साउंड की बात होती है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो कितने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है, 0.61 मीटर पर सेकंड से 0.61 मीटर पर सेकंड से ध्वनि की गति बढ़ जाती है।
इतने से ध्वनि की गति क्या होगी, तो ये बढ़ जाती है। दोनों पॉइंट्स मेरे भाई आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ डेटा भी आपको ध्यान रखना होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। राखी जी बताइए, प्रवीण जी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर, सुबोध जी बताइए। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं सुबोध जी। चलिए आगे बताइए इस क्वेश्चन के आंसर। पवन कुमार दिवाकर जी, प्रवीण कुमार यादव जी, एलोन बॉय बताइए, प्रियंका जी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर जो करेंगे मेरे तरफ से उनको 5 स्टार ट्रॉफी अभी हम आपको स्पीड पोस्ट कर देंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। मेरे भाई अनियत तापी की बात कर रहा है, यानी सिंपल सा, अब आपका समय खत्म होता है। अनियत तापी की हम बात करते हैं, और अनियत तापी मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि टेम्परेचर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि मेरे भाई तापमान अगर नियत होता है तो नियत तापी कहते हैं, लेकिन यहां पर तापमान अनियत है, इसलिए हम टेम्परेचर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट का सिंबल यूज करेंगे। तो यहां पर हमारा टेम्परेचर क्या, तो कहेंगे यहां पर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा, यहां पर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। तो अनियत मतलब जो तापमान हमारा नियत नहीं होगा। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में हम लोग आते हैं मेरे भाई, जितने भी मैमल्स होते हैं वो सभी होंगे, और जितने भी पक्षी होते हैं वो सभी के सभी वार्म ब्लडेड होते हैं। उनका बॉडी टेम्परेचर मौसम के हिसाब, मौसम कुछ भी रहे फर्क नहीं पड़ेगा, बॉडी टेम्परेचर मेरे भाई मेंटेन रहता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो आंधी रहे कि तूफान रहे कि हवा रहे कि पानी रहे, या ठंडी रहे कि बरसात रहे कि गर्मी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रखना है, हम लोग किस में आते हैं, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। हम लोग क्या है मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे यहां पर वार्म ब्लडेड एनिमल्स की हम बात करते हैं। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहने का मतलब है इसमें नियत तापमान होता है, यानी कि ये हमारा नियत तापी कहलाता है। इसको नियत तापी और नियत तापमान में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे में एग्जांपल ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। तो मेरे भाई हम कहेंगे मेमल्स की बात करेंगे, और मेमल्स में हम लोग आ जाएंगे मेरे भाई, तो मेमल्स हो गया, और हमारा क्या होगा, तो यहां पर हम पक्षी की बात कर लेते हैं। मैमल्स की बात करेंगे और पक्षी वर्ग की बात करते हैं। ये दो चीज मेरे भाई ऐसे प्राणी होते हैं जिसके बॉडी टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल रहता है, हमेशा तापमान नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, इसके अलावा हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, इस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, इसी को हम लोग अनियत तापी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा अनियत तापी कहलाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको अनियत तापी कहते हैं। अनियत तापी कहने वाला हमारा टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ऐसे में इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, शेष जितने हैं, जैसे कि हम फिश वगैरह की बात कर लेते हैं, पानी में जो फिश वगैरह होता है मेरे भाई, हम इसकी बात कर लेते हैं, या छिपकली वगैरह जो होता है, यहां पर छिपकली वगैरह की हम बात कर लेते हैं, या फिर इस तरीके से मेरे भाई मेढक वगैरह की हम बात कर लेते हैं, मेढक की हम बात कर लेते हैं। ये सब जो हमारे होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इसके बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होगा। बताइए मेरे भाई इसमें से कौन सा आंसर करेंगे? तो अनियत तापी कहने का मतलब है कि मेरे भाई वातावरण का तापमान कैसा भी रहे फर्क नहीं पड़ता, हमारा टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो मेरे भाई यहां पर अनियत तापी पूछा है ना, तो टेम्परेचर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यानी हम कहेंगे यहां पर मेरे भाई शरीर का तापमान नियत रहेगा क्या? नहीं, नहीं। जिनका वातावरण के अनुरूप ताप जो होता है बदलता रहता है, यानी कि मौसम के आधार पर उनके बॉडी टेम्परेचर बदलते रहते हैं, उनकी हम बात करते हैं। जो तापमान बदलता रहेगा उसकी हम बात करेंगे, नियत की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला मेरे भाई आप मिलान करके बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। आप सभी लोग मेरे भाई, दिवाकर जी बताइए, राखी जी बताइए, शशिकांत मेरे भाई बताइए इस क्वेश्चन के आंसर, प्रवीण कुमार यादव जी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर, श्वेता जी बताइए इस क्वेश्चन के आंसर। जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी लोग कीजिए, और एक बार सेशन को दबा के लाइक कीजिए, ठीक है। टॉफी चाहिए बिल्कुल आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, हम आपको टॉफी भर भर के खिलाते हैं। अब देखिए इसमें से आपको सही उत्तर को पहचानना है। तो एक बात मेरे भाई जान लीजिए कि मलेरिया है, फाइलेरिया है, एन्सेफेलाइटिस होता है और ल्यूकेमिया होता है। तो मेरे भाई ल्यूकेमिया जो होता है ये तो ब्लड कैंसर की हम बात करते हैं। ल्यूकेमिया जो होता है ये क्या है मेरे भाई, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकेमिया की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड कैंसर को ही बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर ल्यूकेमिया की हम बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर हम ल्यूकेमिया की बात करते हैं। ल्यूकेमिया क्या, तो कहेंगे ये हमारा ब्लड कैंसर होता है। और अगर ब्लड
कैंसर अगर हो गया मेरे भाई, अगर किसी को ब्लड कैंसर हो गया तो आप समझ लीजिए मेरे भाई, उनका जो बोन मेरो होगा वो नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट होगा? तो कहेंगे यहां पर मेरे भाई बोन मेरो ही प्रभावित होगा। तो प्रभावित जो हमारा पार्ट होगा, हम कहेंगे प्रभावित जो पार्ट होगा हमारा बोन मेरो होगा। यानी किसको प्रभावित करेगा? तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि बोन मेरो की हम बात करेंगे। और बोन मेरो को ही हम लोग क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो यहां पर अस्थि मज्जा कह देते हैं, ये हमारा अस्थि मज्जा कहलाता है। ये मेरे भाई यहां पर क्या कहलाएगा? तो यहां पर अस्थि मज्जा कहलाता है, बोन मेरो की बात करते हैं। ठीक है, तो ल्यूकेमिया हमारा ये होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई डी का तो हमारा क्या मैच करेगा? तो कहेंगे डी का तो हमारा 1 मैच करेगा। तो डी का अगर 1 मैच करेगा तो मेरे भाई हम लोग यहां पर देखेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो डी का 1 मैच कर रहा है, तो डी का यहां पर 1 है, डी का यहां भी 1 है, डी का यहां भी 1 है। इससे तो एकदम नहीं छटेगा। दूसरी बात, अगर हम लोग चलते हैं मेरे भाई यहां पर कि अगर हम बात करते हैं एंसेफेलाइटिस की बात करते हैं, तो ये हमारा एंसेफेलाइटिस जो होता है इससे क्या होगा मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे ब्रेन्स होते हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है। किस पर इफेक्ट पड़ेगा? एंसेफेलाइटिस वायरस हमारा होता है मेरे भाई, जैपनीज एंसेफेलिट वायरस यानी कि जेई वायरस की हम बात करते हैं। और जेई वायरस हमारे ब्रेन को अफेक्टेड करेगा, शायद ये हमारा ब्रेन को अफेक्टेड करेगा। तो हम कहेंगे यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर अगर करने के लिए जाएंगे मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे यहां पर बी का हमारा क्या होगा? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? सी का हमारा क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहां पर सी का हम लोग यहां पर क्या मैच करेंगे? तो सी का हम लोग 4 के साथ हम लोग जाएंगे। नहीं, लसिका ग्रंथि सी का 4 होगा। इस क्वेश्चन के जो आंसर दे रखे हैं मेरे भाई, ये आंसर 5 4 2 3 आपका मैच कर रहा है। 5 4 2 3 इसके आंसर्स ये आ रहे हैं। ठीक है, तो आप एक आप 5 कहोगे, एक आप 5 यानी कि ये हमारा मैच कर रहा है। मलेरिया अगर किसी को होता है तो मेरे भाई वो किसको? तो कहेंगे मलेरिया अगर किसी को होता है मेरे भाई तो हमारे रक्त कोशिका जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उनको अफेक्टेड करता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मलेरिया अगर किसी को होता है तो मेरे भाई वो यकृत को भी करता है, और साथ ही साथ हम लोग कहते हैं वो स्टोर कहां पे होगा? स्प्लीन में होता है, और ये हमारे ब्लड सेल्स को भी नष्ट करता है। फाइलेरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा बी का 4 हो जाएगा। और बी का 4 हमारा क्या? तो कहेंगे यहां पर बी का 4 कह रहा है मेरे भाई, बी का हमारा 4 कह रहा है, इसका मतलब है कि हमारा लसिका ग्रंथि को ये फाइलेरिया करता है। और फाइलेरिया हमारा विचेरिया वनक्राफ्टी से होता है। एंसेफेलाइटिस वायरस की अगर हम बात करेंगे, इससे हमारा ब्रेन, यहां पर ब्रेन हमारा क्या होता है मेरे भाई? अफेक्टेड होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे चलते हैं, आगे की हम लोग बात करते हैं। आगे हमारे सामने में ये क्या है? ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती अखंड ज्योति बैच हमारा कंप्लीट ऑनलाइन मोड में चल रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मेरे भाई ये सारी क्लासेस आपकी बेहतरीन तरीके से होगी। और आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे भाई आप किसी के भी स्टूडेंट है 1 to 5 6 to 8 9 10 अखंड ज्योति बैच आपको मिल जाएगा। आप वहां से लेकर के अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी वर्ग वाला, यानी जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी है, कहता है मेरे भाई वह व्यक्ति को कभी भी सार्वत्रिक रक्तग्राही कहा जाता है। ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे भाई? तो हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है मेरे भाई, जिस ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं उसको शॉर्ट में बीजी लिख देते हैं। और ब्लड ग्रुप होगा और उसमें एंटीजन भी होगा। तो ब्लड ग्रुप, जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं सभी में क्या होंगे? तो एंटीजन होता है, और एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी भी होता है। एंटीजन के विरुद्ध क्या होगा? तो एंटीबॉडी भी होगा। अब जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो हमारे ए होंगे, ब्लड ग्रुप हमारा बी होगा, ब्लड ग्रुप हमारा ए बी होगा, और ब्लड ग्रुप हमारा ओ होगा। 4 ही को ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन ए जो ब्लड ग्रुप हमारा होता है उसका एंटीजन मेरे भाई ए ही होगा, और एंटीबॉडी हमारा क्या होता है? स्मॉल बी हो जाएगा। उल्टा, अगर ये ब्लड ग्रुप एंटीजन, ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन हमारा बी ही होगा और इसका एंटीबॉडी स्मॉल हमारा ए हो जाएगा। उल्टा, अगर ए बी किसी का मेरे भाई यहां पर ब्लड ग्रुप है तो याद रखना इसका जो एंटीजन होता है मेरे भाई ए एंड बी ही होगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। और अगर हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे, इसमें एंटीजन नहीं होता है लेकिन इसका एंटीबॉडी होगा और ए एंड बी होगा। मेरे भाई मैंने आपको बोला भी था पहले भी, ये वाला चार्ट आपको लिख करके चिपका दीजिए, और इस चार्ट से एक क्वेश्चन कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आ जाता है। तो आपको ए बी मेरे भाई, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमारा यूनिवर्सल क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। वो किसी से ले सकता है, लेकिन देगा तो सिर्फ किसको? तो ए बी वाले को ही दे सकता है। तो यहां पर आता है मेरे भाई कि ये कभी भी सार्वत्रिक ग्राही होगा, ये सबसे ले सकता है, लेकिन देगा सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मेरे भाई मामला यह है कि आपको अगर बात किया जाए कि उसके रक्त में एंटीजन का अभाव होगा। अब ए बी अगर कोई ब्लड ग्रुप है मेरे भाई, इसमें एंटीबॉडी नहीं होगा, एंटीजन तो है ही, तो एंटीजन तो है ही मेरे भाई, एंटीजन का अभाव लिखा, ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट हमारे नहीं होंगे। उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होगा, ये बिल्कुल सही बात है मेरे भाई कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले में क्या एब्सेंट होता? तो हमारा एंटीबॉडी नहीं होता, यहां पर ये खाली है।
इसका मतलब यही आंसर हो जाएंगे। और मेरे भाई यहां पर कह रहा रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी होता है, जो कि बिल्कुल निहायत गलत है। आंसर एक ही लाइन में आप करेक्ट करेंगे। तो ये जो हमने बनाया है चार्ट, इस चार्ट को आप जरूर लिख करके चिपका लीजिएगा। और कहीं ना कहीं मेरे भाई ओ पॉजिटिव ब्लड डोनर नहीं होता है, ओ निगेटिव ब्लड डोनर होता है। ए बी पॉजिटिव हमारा क्या होता है, यहां पर एक्सेप्टर होता है, याद रखेंगे, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। देखो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव दो गो होगा, लेकिन ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं और ओ नेगेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन में आपको बताना है एक दूसरे के कारण, कथन कारण हमारे कौन से स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा है कि अधिकांश विटामिन, मेरे भाई अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर सभी का सभी विटामिन अगर हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाता, हम लोग क्यों यहां पर पालक गाजर इतना हम लोग विटामिन ए वगैरह के लिए इतना काम करते, विटामिन सी के लिए इतना काम करते। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट सही है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि बाहर से लेना पड़ता है, जैसे कि विटामिन B9 जो फॉलिक एसिड होता है वो बाहर से लेते हैं, या विटामिन B1 की बात करते हैं वो भी अलग से लेते हैं, विटामिन B12 हम लोग अलग से लेते हैं। तो मेरे भाई ये सब बॉडी में, विटामिन ए हमारे बॉडी में नहीं बनता, वो अलग से लेते हैं। विटामिन सी के लिए हम लोग नींबू वगैरह खाते हैं, वो मिलता है। यानी कहने वाला कुछ ऐसे विटामिन की बात करें, जैसे हमारे ब्लड में विटामिन के होगा, हमारे ब्लड में क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर विटामिन डी है, ये सब है। लेकिन कुछ ऐसे विटामिन है जो कि हमारा बाहर से लेना पड़ता है। ये कह रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता, बिल्कुल सही बात है। कुछ ही विटामिन हमारे ब्लड में होता है, इस बात को ध्यान रखें, हमारा शरीर में होता है, ये हमारा कुछ होता है, कुछ हमारा नहीं होता ज्यादातर। स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है रीजन की अगर बात करते हैं, कह रहा है कि मानव अंग केवल 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 अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व का ही संश्लेषण करता है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो अंग होता है ना, या केवल लिख करके मेरे भाई गलती कर दिया, यहां पर केवल नहीं होगा, मानव अंग में मेरे भाई दोनों होगा। इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होगा, इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होगा, और साथ साथ मेरे भाई इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होगा। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों होता है, इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी हम बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, तो इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों होगा, ये दोनों के दोनों इसमें हमारे होंगे। तो यहां पर केवल लिख दिया, ये गलत कह दिया मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर केवल, यहां पर लिखना बिल्कुल निहायत गलत था। तो रीजन तो यहां पर गलत हो गया, ये रीजन मेरे भाई गलत है। एसर्शन हमारा सही है, कहेंगे यहां पर एसर्शन सही है, लेकिन रीजन गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आप टिक आउट कर दीजिए। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा, अणु और लिपिड्स का निर्माण करता है। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि इसमें से अगर आप आंसर करेंगे तो सभी लोगों का आंसर आना चाहिए सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। तो मेरे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करते हैं ना, तो ये दो तरह का हमारा दो पार्ट्स में टूटेगा। एक को हम लोग बोलते हैं यहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से हम लोग जानते हैं, और दूसरे को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अब यहां पर एक मामला मेरे भाई है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हमारा क्या होता है, इस पर हमारे राइबोसोम देखने को मिलता है। इस पर मेरे भाई राइबोसोम पाया जाता है, और ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करेगा। ये क्या करेगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, और कहेंगे यहां पर ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। लेकिन अगर स्मूथ की अगर हम बात करते हैं, तो ये मेरे भाई लिपिड्स का निर्माण करता है। ये किसका करेगा, तो आपको ध्यान रखना है, लिपिड्स को ही हम लोग फैट भी कहते हैं, और फैट्स को ही हम लिपिड्स कहते हैं। दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है। इसीलिए मेरे भाई लिपिड्स का निर्माण का बोला है, और वसा, अणुओं और लिपिड्स की बात कर रहा है। तो मेरे भाई यहां पर फैट की बात कर ली या लिपिड्स की बात कर ली है, इन्हीं का ये निर्माण करता है, इसमें इन्हीं का मेनली मुख्य रूप से निर्माण होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ये करेंगे, ठीक है। हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी प्राणी की विशेषता नहीं है। देखते हैं इसमें से कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं कि कशेरुकी जो प्राणी होती है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है, वो आपको बताना है। तो कौन सा कशेरुकी प्राणी की विशेषता नहीं है, मेरे भाई जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर करके बता दीजिए कशेरुकी प्राणी किसको कहते हैं। सबसे पहले तो ये बता होना चाहिए, तब आंसर से निकल करके आएंगे। चलो हम यहां पर बताते हैं, समझना गौर से। अगर मेरे भाई यहां पर वर्टिब्रेट्स की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग कशेरुकी प्राणी कहते हैं, तो ये कौन सा प्राणी है, तो इसको हम लोग यहां पर कशेरुकी प्राणी कह दिए। और कशेरुकी प्राणी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा वर्टिब्रेट्स होता है। ये हमारा क्या होता है, यहां पर वर्टिब्रेट्स की हम बात करते हैं। दूसरी बात ध्यान रखना कि कशेरुकी प्राणी में रीढ़ की हड्डी होती है।
इसमें किसकी हड्डी होती? तो मेरे भाई इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिस भी प्राणी में रीढ़ की हड्डी होगी ना उसको कशेरुकी कह देते हैं। और रीढ़ की हड्डी होने वाला जो प्राणी हमारा होता है, एग्जाम्पल याद रखना मेरे भाई, जैसे कि अगर हम मछली वर्ग की हम बात कर लेते हैं, हम मछली वर्ग की बात कर लेते हैं, हम मेरे भाई यहां पर पक्षी वर्ग की हम बात कर लेते हैं, हम मेरे भाई यहां पर उभयचर की हम बात कर लेते हैं, या फिर मेरे भाई हम यहां पर स्तनधारी जिसको हम मैमल्स कह रहे थे इसकी बात कर लेते हैं, या फिर हम लोग यहां पर मेरे भाई सरीसृप की हम बात कर लेते हैं। ये 5 गो फाइलम ऐसा है जिस पांचों फाइलम में रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे मोलस्का हो गया, घोंघा जिसको बोलते हैं, सीप सतुआ जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई, आपको ध्यान रखना उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना कशेरुकी प्राणी। और इसमें एक और फंडा है मेरे भाई, अगर कोई कशेरुकी प्राणी है ना, इसमें हमारा इसके जो शरीर होते हैं वो हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे होंगे मेरे भाई? तो ये शरीर जो इनके होते हैं ये कैसे होंगे? तो डिप्लोब्लास्टिक होता है, इस बात को ध्यान रखना। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि मेरे भाई ये 2 भाग में बट जाते हैं। इसको अगर काटोगे तो ये 2 भाग में बट जाते हैं, यानी मेरे भाई ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये 2 भाग में बट जाते हैं। ये कैसे? तो मेरे भाई ये 2 भाग में, यहां पर 2 भाग में ये बढ़ जाते हैं, इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। ये गलत लिखा हुआ है, ट्रिप्लो नहीं और डिप्लो होता है। और मेरे भाई इसमें पृष्ठ रज्जु होता है, यानी कि पृष्ठ रज्जु कहने का मतलब है कि मेरे भाई इसमें रीढ़ की हड्डी होती है। पृष्ठ रज्जु को ही यहां पर क्या कहते हैं मेरे भाई? तो हम कहेंगे यहां पर इसी को हम लोग रीढ़ की हड्डी मान के चलेंगे। ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर? रीढ़ की हड्डी है। इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो सही है। इस ये कोयलामेट होता है। तो मेरे भाई अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो हम लोग गलत के साथ जाएंगे और ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। और मेरे भाई हमारा कैसा होगा? कहेंगे यहाँ पर हमारा कोयलामेट की अगर हम बात करते हैं वो भी स्टेटमेंट यहाँ पर, इस क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं दे रखा है। इस क्वेश्चन के जो आंसर्स है मेरे भाई, कौन सी विशेषता नहीं है? एक चीज मेरे भाई यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस चीज को ऐसे समझिए। अगर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक को समझना है तो इसको ऐसे समझिए, ज्यादा सही रहेगा। मेरे भाई एक चीज आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करता है, किसकी बात कर रहा है? अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करता है, इसमें मेरे भाई 3 गो लेयर होता है। कितने लेयर होंगे? इसमें स्किन के 3 लेयर होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? तो मेरे भाई 3 लेयर होता है। इसमें स्किन के 3 लेयर होते हैं। इसमें स्किन के कितने? तो स्किन के 3 लेयर यहां पर प्रेजेंट होते हैं। स्किन के 3 लेयर यहां पर होते हैं, स्किन के 3 लेयर होते हैं। और 3 लेयर स्किन में आपको पता होगा कि एक मेरे भाई यहां पर सबसे ऊपरी को हम क्या कहते हैं? यहां पर एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं, ये एक्टोडर्म हो गया। और दूसरा हमारा क्या होगा? तो कहीं यहां पर हम मीसोडर्म के नाम से जानते हैं, ये मीसोडर्म। डर्म का मतलब स्किन होता है। और तीसरा हमारा क्या होता है? यहां पर इंडोडर्म की हम बात करते हैं, ये हमारा इंडोडर्म होता है। ये स्किन का लेयर हो जिसमें होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसको हम कहते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही होता है। तो मेरे भाई ये इसमें मेन अंतर होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। यहां पर डिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हमारा जो होता है इसके स्किन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई स्किन का इसमें कितना? तो कहेंगे स्किन का इसमें 2 लेयर होता है। इसमें स्किन का कितना लेयर होगा? तो कहेंगे 2 लेयर होगा। और 2 लेयर में हमारा कौन कौन होगा? तो कहेंगे इंडोडर्म और एक्टोडर्म होता है। इसमें मेरे भाई इंडोडर्म होगा, एक तो आंतरिक होगा, इसमें इंडोडर्म होता है। और साथ ही साथ मेरे भाई इसमें एक्टोडर्म होता है। इंडोडर्म और एक्टो हम लोग यहां पर डर्म की हम बात करेंगे। तो इंडोडर्म और एक्टोडर्म की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये हमारा हाइड्रा वगैरह में होता है। डिप्लोब्लास्टिक हमारा हाइड्रा होता है। यहां पर मेरे भाई हम हाइड्रा की बात करते हैं, सिलेंट्रेटा ग्रुप में आता है। ये चीज भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करते हैं, इसमें हम सभी लोग आते हैं। तो ये स्टेटमेंट तब सही है, ये गलत नहीं है, सही है। मेरे भाई 3-3 गो स्किन का लेयर होता है, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या कहेंगे यहाँ पर? सही स्टेटमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट हमारा स्किन के 3 लेयर के कारण हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर 2 लेयर होगा उसको डिप्लोब्लास्टिक। इसमें हमारा सभी आ जाता है, इसमें सभी आ जाएगा, इसमें तीनों डर होता है। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई, ये हमारा कोयलामेट ग्रीन की बात करते हैं, ये भी हमारा होता है, सही हो गया। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। हम कहेंगे इसमें से कोई भी हमारा गलत नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं ही आप करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई दे रखा है यहां पर, ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ये आपको बताना है।
तो आपको कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा HCl होता है मेरे भाई, इसी HCl की हम बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है मेरे भाई। और इसका सिक्रेशन कहां से, हमारे जठर ग्रंथि से होता है, जो कि हमारे स्टमक में होता है। तो हमारे स्टमक से ये निकलता है, जठर ग्रंथि से, जठर रस में ये होता है इससे, और जठर रस का ये मुख्य घटक HCl होता है। तो मेरे भाई हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे पाचन तंत्र होते हैं, उससे अगर ये निकलेगा तो उसमें म्यूकस का लेयर होता है, म्यूकस का लेयर होता है। और इस HCl से म्यूकस का लेयर ही क्या करता है, हमारे सभी ऑर्गन्स को बचाता है। तो आप याद ध्यान रखना कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है मेरे भाई, ये जठर ग्रंथि का, हमारा जठर रस में होता है, और जठर रस का मुख्य घटक होता है। ये क्या करेगा मेरे भाई, तो जो पेप्सिन एंजाइम हमारा होता है, पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। ये क्या करेगा, स्टमक से जब हमारा सिक्रेट करता है तो मेरे भाई इसके काम को ये आसान कर देता है। इसीलिए पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने में ये हेल्प करता है, उसको आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल मेरे भाई राइट है, ठीक है। लेकिन HCl हमारा जठर ग्रंथि के जठर रस में का मुख्य घटक होता है। आगे कहता है कि यकृत और यहां पर अग्न्याशय की बात करते हैं, लीवर और पैंक्रियाज की बात करते हैं। इसका जो स्राव होता है मेरे भाई, क्या इसका स्राव हमारे अग्न्याशय में होगा, नहीं। इसके स्राव की अगर हम बात करते हैं, इसका स्राव हमारे छोटी आंत में होता है। कहां पे होगा मेरे भाई, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें होगा, छोटी आंत के ड्यूडेनम में होता है। छोटी आंत के कहां पर होगा, ड्यूडेनम में होता है। और मेरे भाई ड्यूडेनम में इसका सिक्रेशन होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर गलत है, और गलत आंसर करना था, तब यही हमारा हो जाएगा। और श्लेष्मा जिसकी हम बात कर रहे थे, इसी को म्यूकस कहते हैं मेरे भाई, इसी को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग यहां पर म्यूकस कहेंगे। अब ये म्यूकस क्या करता है, अमाशय की अंदरूनी परत को क्या करता है मेरे भाई, HCl से बचाता है। किससे, तो HCl अम्ल से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये म्यूकस की हम बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। जो गलत था वो हमारा एक ही गलत था, क्योंकि यकृत और अग्न्याशय का स्राव जो हमारा होता है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम में होता है। अमाशय की बात करेंगे डायरेक्ट, तो उसमें हम लोग नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पादप में यानी प्लांट में अपशिष्ट उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि अपशिष्ट उत्सर्जन के अलावा वाष्पोत्सर्जन जो होता है, या फिर प्लांट वगैरह में देखिएगा जो गोंद वगैरह बाहर निकलता है, उसके तना से बाहर निकलता, गंदगी बाहर निकलता, उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रतिक्रिया के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मेरे भाई पादप की बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है। मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करता है, मिट्टी में थोड़ी करता है मेरे भाई। ये प्लांट तना से होता है, बाहर देखिए गोंद वोंद निकलता है, जिसको रेजिन्स कहते हैं, ये नहीं करता है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, मिट्टी में नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है मेरे भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है मेरे भाई। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो मेरे भाई अपशिष्ट उत्पाद ये नहीं है, ये उत्पाद के रूप में थोड़ी होता है। प्लांट तो इसको यहां पर ग्रहण करेगा। यहां पर क्या करेगा, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। एक मिनट मेरे भाई, इस क्वेश्चन के अगर आंसर्स आपसे पूछे गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको क्या दे रखा है, तो यहां पर कौन सा सही है। कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद मेरे भाई रेजिन्स के रूप में होता है। प्लांट में तो यही होगा, कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पाद हमारा रेजिन्स यानी मेरे भाई गोंद के रूप में होता है। किसके रूप में होगा, तो यहां पर गोंद के रूप में संचित होता है। ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही है, ये स्टेटमेंट सही दिया है। देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और 16 नंबर क्वेश्चंस में एक ही स्टेटमेंट आपका यहां पर सही दिया है, जो कि आंसर आपको सी कह रहा है। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करते हैं। पादप मिट्टी में यानी कि प्लांट जो है मेरे भाई, मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कह रहा है कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, इसका मतलब ये गलत दे रखा है। करता होगा मेरे भाई, ये ऐसा इसको मान के चला है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। तो मेरे भाई ये स्टेटमेंट आपका यहां पर क्या है, तो कहेंगे यहां पर हमारा ये हमारा आप एक उत्पन्न एक अपशिष्ट उत्पाद हमारा ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लांट लेता है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये उत्पन्न करने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। ये तो चलो हमारा गलत था ही, लेकिन आपको ध्यान रखना जो प्लांट हमारे होते हैं वो मिट्टी में भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ये आपका स्टेटमेंट यहां पर गलत दे रखा था, क्योंकि उत्सर्जित करता है यहां पर नहीं दे रखा, तो ये गलत हो गया। ये वाला तो मेरे भाई यहां पर पकड़ा गया कि ये हमारा सही है, तो एक स्टेटमेंट सही था। आगे हमारा मिलान करना और इसको बताना है। और ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए, बीपीएससी के लिए खास करके। मेरे भाई जो फ्रियोन्स हमारे होते हैं ना,
ये फ्रियोन्स हमारा एक रेफ्रिजरेंट्स होता है, शीतलक जिसको हम लोग बोलते हैं, या प्रशीतक कह दीजिए। ये हमारा क्या कहेंगे, हमारा ये प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल होता है। और प्रशीतक हम उसको कहते हैं जो ठंडा करने के काम आता है। और फ्रियोन्स की अगर हम बात करते हैं ना, वो फ्रियोन्स हमारा R12 होगा, फ्रियोन्स हमारा R22 होता है, फ्रियोन्स हमारा R32 होता है। तो मेरे भाई ये सब हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एसी फ्रिज वगैरह में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं उसको ठंडा करने के लिए। तो ये एक प्रशीतक के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा इसका 2 मैच कर जाएगा। तो मेरे भाई 1 का 2 मैच कर रहा है, तो पहले का अगर 2 मैच अगर कर रहा है तो ये तो 1 में 3 नहीं होगा, 2 मैच कर रहा, तो एक ही आंसर हमारा यहां पर सी होने की संभावना है। अब मेरे भाई हम लोग और देख लेते हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि टेट्राएथाइल लेड जो होता है मेरे भाई, ये क्या करता है, तो डीजल पेट्रोल में इसका हम लोग मिलावट करते हैं। तो टेट्राएथाइल लेड को हम लोग कहां पे, तो मेरे भाई याद रखना है कि डीजल की हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये डीजल हो गया या फिर हम पेट्रोल की बात करते हैं, तो डीजल पेट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। अब डीजल पेट्रोल में मिलाते हैं और मिलाने से क्या होगा मेरे भाई, यानी कहने का मतलब है नोकिंग कम कर देता है। किसको कम करेगा मेरे भाई, तो यहां पर नोकिंग को कम कर देता है। किसको, तो नोकिंग को ये क्या करेगा, तो यहां पर कम कर देता, एक लाइन में जान लीजिए। अब आपको लगेगा सर ये नोकिंग वोकिंग होता क्या है, ये बता दीजिए। नोकिंग क्या है उसको समझना। जैसे कि मान लेते हैं कि मशीन आपका काम कर रहा है और मशीन में अचानक वाइब्रेशन आ जाता है, उसको नोकिंग कहते हैं। अगर आप टेट्राएथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं, TEL शॉर्ट में इसको बोलते हैं, TEL बोलते हैं, टेट्राएथाइल लेड का इस्तेमाल अगर करते हैं तो नोकिंग को कम करने का काम करता है, ये एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो मेरे भाई ये डीजल पेट्रोल में अगर मिला देते हैं तो नोकिंग नहीं होगा, लेकिन इसका मेरे भाई डिसएडवांटेज भी है कि मेरे भाई इसमें लेड मिला हुआ, और लेड क्या करता है, हमारे वायु प्रदूषण के लिए खतरनाक होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको बैन लगा दिया जाता है। लेकिन ये एंटी नोकिंग के रूप में काम करेगा, वाइब्रेशन वगैरह को कम करेगा। क्योंकि मशीन चल रहा है और अचानक वाइब्रेशन वगैरह अगर आ गया, वो तो खतरनाक है ना उसके लिए, इसलिए उसको मिलाते हैं। लेकिन मेरे भाई मिलाएंगे तो हमारा एयर पोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा एंटी नोकिंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसलिए इसका मिलान हम 1 के साथ करेंगे, यानी कि 2 का 1 मैच कर गया। तो मेरे भाई 2 का हमारा यहां पर 1 मैच कर गया, 2 का। ये सब तो आंसर हो भी नहीं करेगा, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। आगे तो तीसरे की बात कर रहे हैं और चौथे की, कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा CCl4 को कहते हैं। किसको बोलते हैं मेरे भाई, ये हमारा CCl4 की बात कर, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। मेरे भाई अगर कहीं पर बिजली से आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट से, कहीं पर हमारा गत्ता में आग लग जाता है, सॉरी कहीं पर गत्ता में आग लग जाता है, कहीं तेल में आग लग गया, किसी ईंधन में आग लग गया, किसी मोबिल ग्रीस में आग लग गया, मेरे भाई कहीं भी अगर आग लग जाता, कहीं का मतलब कहीं होता है, कहीं भी अगर आग लग जाएगा ना, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा एक ऐसा केमिकल है, ये सबको बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन पानी केवल और केवल हमारा किसके लिए, लकड़ी में आग लगेगा, अगर हम कागज में आग लगेगा तो उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से आग लगने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो CCl4 हमारा होता है मेरे भाई, इसकी अगर हम बात करते हैं ना, ये CCl4 क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आग किसी भी से भी लगेगा, उस सबको बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मेरे भाई ये अग्निशामक में हमारा इस्तेमाल होता है, इसलिए कहेंगे कि 4 का यहां पर 3 हमारा हो जाएगा। तो 4 का 3 है, तो हम कहेंगे यहां पर 3 का 4, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में आपको क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्या अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। मेरे भाई ये आकृति दे रखा है, ये सॉलिड्स है, ये लिक्विड है, ये गैस है और ये प्लाज्मा। प्लाज्मा मेरे भाई पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है, याद रखना, ये पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है, ये हमारा 4th स्टेट होता है। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था होगी, तो 4th स्टेट होता है, चौथी अवस्था होती है मेरे भाई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। लेकिन प्लाज्मा की अगर बात करते हैं मेरे भाई, जो प्लाज्मा का टेम्परेचर होता है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई सबसे खतरनाक होता है। प्लाज्मा का टेम्परेचर हमारा 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा क्या होता है, कहेंगे से ज्यादा होता है। आप समझ लीजिए मेरे भाई, प्लाज्मा हमारा कितना ज्यादा तापमान का होता है, 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब समझ रहे हैं, बहुत अधिक तापमान हो गया, उसमें प्लाज्मा हमारा मिलता है। तो इसका ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। जनरली हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, जिसको पदार्थ कहते हैं, नॉर्मली आप लोगों को अपने जगह पर मिल जाता है। अब इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो एक्चुअली में इसकी बात हो रही है। यहां पर कह रहा है कि पदार्थ की 4 अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था जो होती है देखी जा सकती है। मेरे में पदार्थ की कितनी अवस्था है, पदार्थ की पहली अवस्था, पदार्थ की दूसरी अवस्था, पदार्थ की तीसरी अवस्था और पदार्थ की
की चौथी अवस्था, चारों अवस्था बोल रहा है कि देखी जा सकती है, तो बिल्कुल मेरे भाई चारों के चारों अवस्था को हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस को हम लोग यहां पर देख रहे हैं, आणविक व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। आगे कहता है कि प्लाज्मा है एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में, अरे मेरे भाई प्लाज्मा इतना ज्यादा तापमान हमारे शरीर में होगा जी? हमारे शरीर का तापमान बेचारा 37 डिग्री सेल्सियस है, ये कहां 20,000 शरीर बचेगा? ओहो, ये तो मेरे भाई शरीर की बात कर रहे हैं तो खत्म ही हो जाएगा। मेरे भाई प्लाज्मा तरल पदार्थ है जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा की ये बात नहीं कर रहा है। ये तो मेरे भाई प्लाज्मा हमारा पदार्थ की चौथी अवस्था की बात कर रहा है जिसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, ठीक है। वो वाला प्लाज्मा नहीं है कि हमारे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है जिसमें 90% जल होता है, हमारे रक्त की बात नहीं कर रहा है। ये तो गलत कह दिया मेरे भाई, ये बिल्कुल निहायत गलत है। हम उस प्लाज्मा की बात करते हैं जिसका टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर शरीर की बात कर रहा है। बताए, सोच के देखिए, आप तुरंत करेक्ट कर दोगे मेरे भाई। चलो यहां तक ठीक था, ये तरल रूप में है। आगे जो लिखा है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे भाई एकदम अपच कर दिया, हम कहेंगे एकदम हो नहीं सकता है। तो ये हमारा मेरे भाई अनुमान हमारा ये नहीं लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। तो मेरे भाई ये चौथी अवस्था बहुत अधिक तापमान को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लाल लाल दिख रहा होगा और इसकी टेम्परेचर बहुत अधिक होते हैं। तो मेरे भाई चौथी अवस्था प्लाज्मा ही है, और आप देख रहे हैं कि चौथी अवस्था प्लाज्मा ही है। आकृति का स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो स्टेटमेंट रॉन्ग था वो हमारा केवल और केवल ऑप्शन बी रॉन्ग था, क्योंकि मेरे भाई प्लाज्मा का टेम्परेचर हमारा 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत अधिक हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग आंसर्स करके बता दीजिए। कह रहा मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया की जब बात आती है, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात होती है, तो एक बात मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कहानी हमारे पास एक ही है। अगर मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की हम बात करते हैं ना, तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा दो तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक मेरे भाई क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अगर एक बार अगर विस्थापन होता है उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, दो बार होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वैसे आप समझ लीजिएगा, एक तो हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं चलो दोनों के बारे में चर्चा कर देता हूं। एक हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होगा, और दूसरा हमारा कैसा होता है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की हम बात करेंगे। तो एक तो हमारा सिंगल, दूसरा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा होगा। अगर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है, इसमें मेरे भाई अभिकारक में, अभिकारक की हम बात कर रहे हैं, हम यहां पर उत्पाद की बात नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन में अगर देखिएगा तो अभिकारक हमारा पहले वाला जो हमारा तीर के निशान के पहले, उसको अभिकारक कहते हैं। रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं तो अभिकारक में मेरे भाई कहेंगे दो बार आयंस का आदान प्रदान होता है। अभिकारक में दो बार, कितनी बार, तो दो बार मेरे भाई आयंस की हम बात करते हैं, दो बार आयंस का आदान प्रदान होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहां पर दो बार आयंस का आदान प्रदान अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आदान प्रदान हमारा होता है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मेरे भाई, तो आपको याद रखना ये अवक्षेप बनाता है, इसलिए इसको हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और ये अवक्षेपण अभिक्रिया इसलिए कहलाता है क्योंकि ये अवक्षेप देता है और अवक्षेप हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो मेरे भाई इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को, तो कहेंगे ये हमारा रिएक्टिविटी के आधार पर हमारा होता है। ये किसके आधार पर, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर रिएक्टिविटी के आधार पर, रिएक्टिविटी के आधार पर हमारा ऐसा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, रिएक्टिविटी के आधार पर जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, मारेगा, हटा देगा। तो मेरे भाई यानी कहने का मतलब है कि यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं, अलग अलग तरह के हमारे पास आएंगे, तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, तो डिस्प्लेस करेगा, जो ज्यादा मजबूत होगा वो वहां आ जाएगा और जो बेचारा वीक था उसको भगा देगा वहां से। तो आप देखिए, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी एक हमारा ज्यादा अभिक्रियाशील धातु की बात कर रहा है, अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा, बिल्कुल कर देगा मेरे भाई। ये स्टेटमेंट तो यहां पर सही है। आगे कहता है एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल यौगिक बनाता है, तो मेरे भाई ये एकल यौगिक नहीं बनाता। एकल यौगिक हमारा कौन बनाता है, एडिशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं वो बनाता है। ये हमारा एकल यौगिक का निर्माण नहीं करता है मेरे भाई, ये किसी एक कंपाउंड का निर्माण नहीं करता। एक कंपाउंड का निर्माण अगर करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं यहां पर क्या कहेंगे, तो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। आगे कहता है कि एक कम ऋणी विद्युत अपने जलीय विलयन में अपेक्षाकृत कम ऋणी विद्युत धातु को विस्थापित करेगा। मेरे कम वाला कम कैसे कर सकता है, ये तो टोटली रॉन्ग है मेरे भाई। तो एक ही स्टेटमेंट हमारा सही था और उसके आधार पर अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल एक आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं, अगला आपको दे रखा है और कुछ वैसे ही क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं। कह रहा मेरे भाई कि आप ये बता दीजिए कि कौन सा हमारा ऐसा रिएक्शन है जो संतुलित है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि कोई भी संतुलित अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, सभी एग्जाम के क्वेश्चंस है। अगर मेरे भाई संतुलित अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर संतुलित अभिक्रिया की हम बात करते हैं। अगर कोई हमारा संतुलित अभिक्रिया है ना, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई ये द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। ये किस पर, तो याद रखना ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। मेरे भाई एक लाइन में इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा कार्य करता है। ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये लाइन मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको याद रखना है। अगर हम लोग यहां पर इक्वेशंस, अगर हमारा बैलेंस इक्वेशंस की बात होती है, याद रखना। और बैलेंस हमारा जो अभिक्रिया होता है मेरे भाई, इसमें दूसरे स्टेटमेंट को भी ध्यान रखना, यानी मेरे भाई इस जो बैलेंस अभिक्रिया है, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर मेरे भाई किसका इफेक्ट, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर दाब का मेरे भाई, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक लाइन में आप जान लीजिए, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो नहीं पड़ता है, एक लाइन में जान लीजिए तो जान लीजिए। इस पर मेरे भाई प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, ठीक है। तो यहां पर बात कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे सामने है कि सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं, और सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते थे, AgNO3 कहेंगे। ये सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ये नाइट्रेट। अब इसका रिएक्शन किससे कराएंगे मेरे भाई, तो सोडियम क्लोराइड से इसका रिएक्शन कराएंगे, यानी हम NaCl। अच्छा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें मेरे भाई कुछ करना ही नहीं है, आंसर आपको जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि हमको संतुलित खोजना, कौन संतुलित है। अगर इसको संतुलित भावना से अगर देखिएगा तो मेरे भाई एगो यहां पर सिल्वर है, इधर भी एगो है, चलो सिल्वर बैलेंस हो गया। अब यहां पर देखिए नाइट्रोजन अगर एगो है, तो यहां पर मेरे भाई नाइट्रोजन यहां पर 2 से गुना है, तो कहेंगे 2 गो नाइट्रोजन हो गया, ई तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। सिल्वर अगर एगो है तो यहां पर भी मेरे भाई सिल्वर एगो, चलो बैलेंस हो गया। अगर यहां पर हम सोडियम की बात करेंगे, सोडियम अगर एगो है तो यहां भी सोडियम हमारा एगो है। अगर यहां पर नाइट्रोजन एगो है तो एगो नाइट्रोजन यहां भी है। अगर मेरे भाई ऑक्सीजन यहां पर 3 गो है इस साइड में, तो ऑक्सीजन भी यहां पर 3 गो है। अगर एगो क्लोरीन यहां पर है तो एगो क्लोरीन यहां पर, मेरे भाई एकदम कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आपका है। यहां देखिए 3 गो यहां पर सिल्वर है, 3 गो सिल्वर है, ठीक है। यहां पर 3 गो नाइट्रोजन, 3 से गुना तो 3 गो नाइट्रोजन हो गया। यहां पर मेरे भाई यहां पर 2 से गुना है तो 2 ही नाइट्रोजन हमारा होगा, ये भी इनकम्प्लीट हो गया। तो हम लोग ऐसे करके बैलेंसिंग चेक करते हैं, और बैलेंसिंग चेक करना बहुत आसान काम है, आप खुद कर सकते हो, और ऑप्शन बी आपका राइट होगा। बात ही बात, आप सभी लोग मेरे भाई इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपके काम का है, और ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आपको पूछता है कि संतुलित अभिक्रिया हमारा द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, और साथ ही साथ उस संतुलित अभिक्रिया पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे कहता है यदि हम धोवन सोडा की बात करते हैं, और धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, और उसमें लगभग 1 मिलीलीटर हम लोग यहां पर HCl अम्ल को मिलाते हैं, तो क्या होगा। मेरे भाई आपको ध्यान रखना कि जो धोवन सोडा हमारा होता है, या जो बेकिंग सोडा हमारा होता है, अगर किसी भी हम एसिड को जब भी मिलाएंगे तो आप हमेशा याद रखना उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, और उससे बुदबुदाते हुए मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो ये हमेशा के लिए याद रखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो आपके गिफ्टेड है क्वेश्चन है मेरे भाई, आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। यहां पर धोवन सोडा बोले कि यहां पर बेकिंग सोडा बोले, फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्षारीय होता है। तो मेरे भाई यहां पर बेकिंग सोडा बोले कि धोवन सोडा बोले, अगर उसमें हम HCl का रिएक्शन करा देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर कराते हैं, या H2SO4 को अगर रख देते हैं, तो मेरे भाई यहां पर HCl या H2SO4 कुछ भी हो, और यहां पर धोवन सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी हो, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आप यहां पर करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर डिसलिनाइजेशन की बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करने की यह विधि होती है, इसी के हम लोग डिसलिनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको दे रखा है कि एक चीज आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कि एक सॉल्यूशन में बोला गया है कि 320 ग्राम क्या है, तो जल है, और इसमें कितना ग्राम नमक है, तो 31 ग्राम नमक है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि जिसकी मात्रा कम होगी उसको विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं।
तो एक बात तो आपको पता चल गया होगा, 31 ग्राम नमक है, इसका मतलब ये विलय है, और विलय को हम सॉल्यूट पार्टिकल के नाम से जानते हैं, ये हमारा सॉल्यूट होगा। अगर 320 ग्राम हमारा यहां पर जल है, तो मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे ये हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर विलायक कह देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर्स बहुत ही आसान से, बहुत ही प्यार से आप कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर्स, प्रियंका जी, सुगु जी, इस क्वेश्चन के आंसर्स कर रहे हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और द्रव्यमान के संदर्भ में आपको सांद्रता ज्ञात करना है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना है, आप कहेंगे विलयन की जो सांद्रता होगी, इस विलयन की सांद्रता मेरे भाई, इसी को जब मिलाते हैं, विलायक और विलय को जब मिलाते हैं, एक विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो मेरे भाई यहां पर विलयन की अगर सांद्रता अगर आपसे पूछी गई है, तो विलयन की सांद्रता के लिए एक ही फॉर्मूला होता है कि ऊपर में हम विलय की मात्रा को रखेंगे, नीचे में मेरे भाई हम विलयन की मात्रा को रखेंगे, और एक परसेंटेज निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। अब मेरे भाई विलय की मात्रा 31 ग्राम है, जो कि कम वाला है, और विलयन हमारा क्या होगा, इन दोनों को मिला देंगे तब विलयन बनेगा। तो विलय और विलायक को मिला देने से विलयन बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो 320 और 31 मिला दीजिएगा, 351 हो जाएगा, और गुना कर दीजिए मेरे भाई यहां पर 100 से। शायद हमको लग रहा है कि 8.84 ही आपके आएंगे, और इतने परसेंटेज यहां पर विलयन की सांद्रता हो जाएगी। और इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन तो आपका एकदम गिफ्टेड क्वेश्चन है। बता दीजिए कि मेरे भाई, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के बराबर होंगे। तो कुछ नहीं सोचना, अष्टक नियम लागू कर देना। आगे अगला कहता है मेरे भाई, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, यानी कहने का मतलब है इमेज की हाइट की बात करता है, हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, और वस्तु के आकार से मेरे भाई छोटा, यानी कि वस्तु का हाइट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट उससे छोटा है, यानी कहने लगे हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, ये हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हमारा छोटा है। तो मेरे भाई आपको आवर्धन पूछा गया है, और आवर्धन का ये फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अब मेरे भाई ये छोटा है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी आवर्धन का मान 1 से कम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ये कम है, ये ज्यादा, यहां देखिए ना, ये कंडीशन में ये कम ये ज्यादा, इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और आंसर करेंगे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला दे रखा है कि लेंस बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे भाई हम पानी को भी लेंस बना सकते हैं, लेकिन पानी को कभी दर्पण नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लेंस में मेरे भाई प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो पानी में भी प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश आर पार कर जाता है। तो लेंस हमारा, लेंस की अगर हम बात करेंगे ना, तो हमारा पानी लेंस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए पानी की बात करेंगे तो ये हमारा लेंस हो सकता है। हमारा ग्लास, जो कांच का ग्लास होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो भी हमारा काम तो करता ही है। और कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं मेरे भाई, जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होते हैं, जो आर पार दिखेगा, एक्चुअली में वो प्लास्टिक होता कांच नहीं है, प्लास्टिक होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे तीनों हमारा ये काम कर सकता है मेरे भाई, इसलिए मोर देन 1, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाइए। आगे चलते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, मेरे भाई समान साइज का प्रतिबिंब एक ही दर्पण देता है। दर्पण की ही बात कर रहा है क्या, लेंस की बात कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना है, इसकी कहानी यह है कि अगर हम अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं, यहां पर अवतल दर्पण की जो कहानी होती है, वही मेरे भाई उत्तल लेंस की कहानी होती है। दोनों की प्रॉपर्टीज मेरे भाई एक दूसरे से मिलती जुलती है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिससे बड़ा प्रतिबिंब, छोटा और प्रतिबिंब समान आकार का तीनों प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा। सेम इसकी भी कहानी वैसी हो जाती है, दोनों में हमारा एक संबंध होता है, दोनों में एक रिलेशन होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, तो यहां पर उत्तल दर्पण की अगर हम बात कर लें, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। वैसे ही मेरे भाई अवतल लेंस में उल्टा में हो जाएगा, और उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की कहानी एक जैसी होती है। इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई अगर उत्तल लेंस अगर बोल रहा है, तो उत्तल लेंस अगर बोल रहा है, इसके अलावा अवतल दर्पण की बात करेंगे। और अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो उस हिसाब से भी आप आंसर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है मेरे भाई। उत्तल लेंस में कहां पर बनेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर उत्तल लेंस की बात कही गई है, तो उत्तल लेंस हमारा ऐसा होता है, और इसमें हम लोग लेंस की बात करते हैं, दो दो फोकस होता है। दर्पण में एक ही फोकस होगा, लेकिन लेंस में दो दो फोकस होता है, क्योंकि दो दो कर्व हैं। तो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, पहली फोकस यहां F1 होगा, और मेरे भाई जितना दूरी पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे कोई भी दूरी, यहां से यहां जितना F1 होगा, इतना ही दूरी पर हमारा और F1 होगा, इसको इसलिए हम 2F1 कह देते हैं।
और इसी तरीके से इधर इस लेंस के लिए मेरे भाई इधर हमारा होगा फोकस, तो कहेंगे इसको अगर f2 कहेंगे तो जितना दूरी हमारा यहां पे होगा उतना ही दूरी हमारा यहां पर होगा, इसको 2f2 कहेंगे। तो मेरे भाई उत्तल लेंस में एक केस हमारा ऐसा होता है कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु को अगर 2f1 पर रखोगे तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा और ये बराबर बनेगा, समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो मेरे भाई वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, समान आकार का बनेगा। उत्तल लेंस में कहां रखेंगे तो बनेगा, कहेंगे 2f1 पर रखेंगे तो बनेगा। 2f1 हमारा क्या, तो कहेंगे फोकस दूरी का दोगुना दूरी पर रखेंगे, यानी फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर रखेंगे। यहां से यहां अगर f1, यहां से यहां f1, यहां से यहां 2f1, फोकस दूरी के दोगुने दूरी पर अगर रखेंगे तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर संभव है। और इस क्वेश्चन के आंसर एक लाइन में आप आंसर करेंगे। तो सबकी प्रॉपर्टीज आपने एक तरह से लगातार अगर आप प्रैक्टिस में कर रहेंगे तो एक एक प्रॉपर्टी आपसे मिल जाएगी और एक एक प्रॉपर्टी के हिसाब से आप आंसर करेंगे। और यही चीज हमारा किस में होता है, तो अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण जिसमें समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, सॉरी अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें समान आकार का और बड़ा और छोटा तीनों प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का प्रतिबिंब तो मेरे भाई समतल दर्पण में भी बनता है, लेकिन वहां काल्पनिक बनता है, वहां वास्तविक नहीं बनता है, इसीलिए हमारा वो ऑप्शन नहीं होगा। आगे बात करते हैं सूर्योदय की अपेक्षा मेरे भाई दोपहर में सूर्य का धरातल की मध्य दूरी से हमारा कम होता है। मेरे भाई यहां पर सॉरी कम होगा, आंसर करेंगे न्यूनतम होगा। और सूर्यास्त के समय वो दूरी हमारा ज्यादा हो जाता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की कहानी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये तो सबको पता होगा मेरे भाई, एक लाइन में घूंट जाइए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक धारावाही परिनालिका की बात करता है। देखिए धारावाही परिनालिका की बात कर रहे हैं, यानी कि सोलेनॉइड की बात करता है, हम उसको एक तार मान के चल रहे हैं। कहता है कि उसके सिरे के सामने से देखने पर तार में जो धारा की दिशा होती है वो दक्षिणावृत्त होती है। मेरे भाई उस तार में जो धारा की दिशा होगी वो दक्षिणावृत्त होती है। और दक्षिणावृत्त कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि जो धारा की दिशा है एक्चुअली में सोलेनॉइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, तो सोलेनॉइड की बात करता है। तो सोलेनॉइड एक्चुअली में हमारा ऐसा होता है, हम लोग एक कॉइल को सोलेनॉइड कहते हैं, इसी को परिनालिका कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि दक्षिणावृत्त कहने का मतलब होता है मेरे भाई, ये दक्षिणावृत्त होता है, एक वामावृत्त होता है। तो दक्षिणावृत्त को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ये हमारा कैसा होगा, कहेंगे क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन हमारा होता है इसको दक्षिणावृत्त कहेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम लोग वामावृत्त कहते हैं। अब बताइए अगर क्लॉकवाइज अगर मान लेते हैं कि हमारा धारा क्लॉकवाइज चल रहा है तो सुई का डिफ्लेक्शन भी क्लॉकवाइज ही होगा। ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर वगैरह से हम लोग जब धारा की दिशा प्राप्त करते हैं, एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि किसी भी तार में अगर धारा की दिशा प्राप्त करनी होगी, ये लाइन जरूर याद रखना कि धारा की दिशा अगर प्राप्त करनी है, धारा की दिशा बताने के लिए, धारा की दिशा बताने के लिए ये लाइन मेरे भाई जरूर याद रखिएगा। धारा की दिशा अगर बताने की बात आती है, धारा की दिशा बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहां पर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका मेरे भाई, तो हम यहां पर गैल्वेनोमीटर की हम बात करते हैं। और इस गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, धारा की दिशा प्राप्त करते हैं और साथ साथ मेरे भाई धारा की उपस्थिति के बारे में भी पता लगाते हैं। मेरे भाई धारा है या कि नहीं तार में वो भी पता, तो धारा की उपस्थिति के बारे में भी पता लगाते हैं। ये भी ध्यान रखना कि धारा है या नहीं, तो धारा की उपस्थिति के बारे में भी हम लोग पता लगाते हैं, बारे में भी पता लगाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना, तो ये इसका काम है मेरे भाई, इसके फंक्शंस होते हैं, आपको ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में हमारा गैल्वेनोमीटर काम करता है, तो ये काम भी करेगा और ये भी काम करेगा। इनके दोनों काम को आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई, ये दोनों काम होते हैं। तो मेरे भाई अगर हमारा क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट हो रहा है धारा की दिशा, तो निडिल जो हमारा होता है, जो निडिल इस तरह से हमारा क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई अगर धारा की दिशा दक्षिणावृत्त है तो घड़ी की सुई की जो चलने की दिशा होगी वो भी दक्षिणावृत्त ही होगी। इसलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे दक्षिणी ध्रुव की तरफ ही बनता, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर हम लोग अमोनिया की बात कर रहे हैं और अमोनिया अगर हमारा HCl के संपर्क में आता है तो ये क्या बनाएगा मेरे भाई, तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करेगा। जैसे ये हमारा NH3 की हम बात करते हैं और ये HCl के साथ ये प्रतिक्रिया करेगा तो ये हमारा NH4Cl का निर्माण करेगा, NH4Cl का निर्माण करेगा। और मेरे भाई अगर इसको बैलेंस समीकरण में अगर देखना है कि इसके बैलेंस समीकरण हमारे कैसे होंगे, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं मेरे भाई कि यहां पर जो बैलेंस समीकरण हमारा होगा वो कैसा होगा, हमारा NH4Cl की हम बात करेंगे। तो देखिए हमारा 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन हो गया, 1 नाइट्रोजन, क्लोरीन एक, पूरा तरीके से ये बैलेंस ही है। तो मेरे भाई अमोनिया का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराते हैं तो हमारा अमोनियम क्लोराइड जो कि नौसादर के रूप में हमें प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल मेरे भाई प्रबल क्षार, अगर प्रबल अम्ल को कोई काटेगा तो वो प्रबल क्षार ही काटेगा और लवण का निर्माण करेगा, जल का निर्माण करेगा। तो मेरे भाई निर्मित हमारा लवण लिटमस के पेपर में ये प्रतिव्यवहार करेगा कैसा, तो मेरे भाई उदासीन कर देगा उसको, लिटमस पेपर को उदासीन कर देगा। कोई कलर आपको ना तो एसिडिक ना तो आपका बेसिक कुछ भी बता दे, क्योंकि प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार मिला रहे हैं तो वो ऐसे भी मेरे भाई यहां पर क्या कर देगा, तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल कर देगा और आपको यहां पर निर्मित लवण और जल प्राप्त होंगे और वह उदासीन हो जाएगा। यह उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में हमारा होगा। निम्न से कौन सी धातु मेरे भाई, कि यहां पर कौन सी धातु की बात कह रही आ रही है, और शीतल और गर्म दोनों दशाओं में जल से, दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती। मैंने आपको बोला था मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और इसको आप ध्यान में रखिएगा और नोट करके मेरे भाई ये जरूर लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ही अहम है। ध्यान रखना मेरे भाई, अगर गर्म पानी की बात करते हैं या गर्म पानी यहां पर फिर मेरे भाई ठंडा पानी की अगर हम बात करते हैं तो गर्म पानी ठंडा पानी के साथ, गर्म पानी ठंडा पानी के साथ हमारा आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जस्ता मतलब जिंक हो गया, जिंक अभिक्रिया नहीं करता है तो नहीं करता है, इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है मेरे भाई, इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये लाइन आपको ध्यान रखना, इसके साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम यहां पर वाष्प के साथ अगर देखते हैं तो वाष्प के साथ मेरे भाई यहां पर हम आयरन की बात करेंगे, एल्युमिनियम की बात करेंगे, जस्ता की बात करेंगे, ये अभिक्रिया कर लेता है। ये इसके साथ क्या करेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर ये अभिक्रिया कर लेता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ये किसके साथ करेगा, तो वाष्प के साथ करेगा, ठंडा और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो मेरे भाई आपसे बोला कि शीतल और गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करेगा, कैल्शियम भी करेगा, ये तो हाईली रिएक्टिव है, ये सब करेगा ही करेगा। तो मेरे भाई कोई ऐसा एलिमेंट इसमें से नहीं है जो कि नहीं करेगा, इसलिए हम कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये वाला हमारा नहीं करता है, ये तीनों हमारे नहीं करेंगे, लेकिन ये तीनों ऑप्शंस में है ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी धातु मेरे भाई ऐसी है जो लगभग अदृश्य तार के रूप में खिंच जाता है। अदृश्य तार कहने का मतलब इतना पतला इतना पतला इतना पतला जो दिखाई नहीं देगा, ऐसा कोई हमारा नहीं होता है मेरे भाई। हम कहेंगे इसमें से कोई नहीं। सोना चांदी सबको अगर आप खींचोगे तो आपको दिखता हुआ और अचानक टूट जाएगा। तो मेरे अदृश्य तार नहीं, किसी से नहीं खींच सकते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर। आगे चलते हैं मेरे भाई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं और इसकी उपस्थिति में हम लोग एसिटिक एसिड, और मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि इसकी उपस्थिति रखनी है, यानी इसके प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कराना है, किससे, तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन मेरे भाई इथाइल अल्कोहल का। यानी कहने का मतलब है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH का रिएक्शन हमारा किसके साथ मेरे भाई, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH का किसके प्रेजेंस में कह रहा है, तो यहां पर सल्फ्यूरिक H2SO4 यानी H2SO4 के प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, इससे जो हमें प्राप्त होगा वो हम डायरेक्ट कह सकते हैं मेरे भाई, यहां पर हमें ये कंपाउंड प्राप्त होगा और ये CH3 और हमारा COO यहां पर हम कहेंगे यहां पर C2H5 हमें प्राप्त होगा, और साथ ही साथ मेरे भाई यहां पर जल भी हमें प्राप्त होगा, यहां पर साथ ही साथ जल प्राप्त होगा। तो ये जो हमें दिख रहा है ना, इसको एथिल एसीटेट के नाम से हम जानते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, इसको हम लोग यहां पर एथिल एसीटेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा एथिल एसीटेट होगा, इस बात को ध्यान रखना, और यहां पर ये हमारा जल होता है। तो ये रिएक्शन हमारा है, तो इसमें से हम कहेंगे ये कौन सा रिएक्शन हमारा होता है, तो मेरे भाई ये एस्टेरिफिकेशन का हम प्रोसेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा एस्टेरिफिकेशंस की हम बात करते हैं ना, तो इस एस्टेरिफिकेशंस के प्रोसेस की हम बात करते हैं, उसी में ऐसा होता है। तो मेरे भाई ये एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, हरित लवक के स्ट्रोमा की बात कही जा रही है मेरे भाई। अगर हरित लवक अगर बोल दिया है तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि अगर आपके सामने में हरित लवक अगर बोल दिया है, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, तो यहां पर आपसे क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है, हरित लवक की बात कर रहा है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई फोटोसिंथेसिस तो हमारा होता है, लेकिन याद रखना है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों मौजूद होते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, इसी में हमारा क्या होता है कि यहां पर हमारा ग्रेना होगा, इसी में ग्रेना होता है और इसी में स्ट्रोमा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों होंगे। अगर स्ट्रोमा की बात करते हैं मेरे भाई तो इसमें डार्क रिएक्शन होता है। इसमें कैसा रिएक्शन होगा, तो इसमें डार्क रिएक्शन होगा, और ग्रेना में मेरे भाई यहां पर लाइट रिएक्शन होता है।
इसमें लाइट रिएक्शन होगा, आपको ध्यान रखना है। और इसी डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है, जो डार्क रिएक्शन होता है इसको हम लोग अप्रकाशिक रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसको मेल्विन कैल्विन भी कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे तो मेरे भाई यहां पर मेल्विन कैल्विन के नाम से जानते हैं, यही हमारा मेल्विन कैल्विन हमारा कहलाता है, ध्यान रखना, मेल्विन कैल्विन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और इसको लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रकाशिक रिएक्शन जो प्रकाश के प्रेजेंस में होता है, इसको हम लोग हिल रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं मेरे भाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हिल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस लाइट रिएक्शन का जो कंसेप्ट दिया गया है वो रॉबर्ट हिल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, तो आप कहेंगे ये रॉबर्ट हिल के द्वारा ये दिया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहां पर जो डार्क रिएक्शन है मेरे भाई, ये किसके कंसेप्ट है, ये ब्लैक मैन का कंसेप्ट है मेरे भाई। डार्क मतलब ब्लैक और ब्लैक मैन का कंसेप्ट ये हमारा है, ध्यान रखेंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मेरे भाई स्ट्रोमा में अप्रकाशिक यानी डार्क रिएक्शन अप्रकाशिक अभिक्रिया होगा, और आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है कि रसाकुकर में वसा वसीय अम्ल ग्लिसरॉल का अवशोषण जो होता है मेरे भाई, ये किसमें आंसर दिया है, तो ये पता नहीं चल रहा कि आंसर क्या है मेरे भाई। इसका आंसर दिया है अक्षीर वाहिनी द्वारा, आप इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। हम इसको छोड़ देते हैं, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगला, क्रेब्स चक्र जो होता है मेरे भाई कहां पर होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, एक लाइन में आप जानते हैं मेरे भाई। और उसी में फोटोसिंथेसिस, इसी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। पल्मोनरी सीसा जो खुलती है वो रुधिर को कहां लाती है मेरे भाई, हम लोगों का ये हर्ट होता है। चलो इसको बताते हैं, ये हमारा क्या, तो यहां पर हमारा हर्ट होता है। और इस हर्ट की अगर हम बात करते हैं तो हर्ट एक्चुअली में हमारा ऐसा ही होता है, इस टेप का हमारा हर्ट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इधर वाला जो मोटाई होता है हर्ट का ज्यादा, इधर वाला मोटाई इसका हर्ट का कम होता है। अब ये हर्ट में कितने चेंबर बन गए मेरे भाई, तो 4 चेंबर बन गए। अब यहां पर क्या होगा, तो ब्लड इंटर करेगा हमारा इधर से, इसको राइट ऑरिकल कह दीजिए। इसमें अलग अलग नाम है मेरे भाई, हम लोग कहेंगे दायां आलिंद दायां निलय और बायां आलिंद बायां निलय। तो इसको हम लोग कहेंगे राइट ऑरिकल दायां आलिंद दायां निलय, आप यहां कह दीजिए, इसको कहिए बायां आलिंद और फिर बायां निलय कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। बायां आलिंद बायां निलय यानी कि लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब ये लेके आएगा CO2, और लेके CO2 जब आएगा तो यहां भी लेके CO2 आएगा। अब इसमें आएगा CO2 लेकर के, फिर यहां से डायरेक्ट हार्ट से बाहर जाएगा, और यहां पर लंग्स होता है। और मेरे भाई जिस पाइप के सहारे इसको लेकर के जाएगा, ये जो पाइप आपको देख रहा है इसको हम लोग यहां पर पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी होता है जिसको हम लोग फुसफुस धमनी कहेंगे, लेकिन लेके जा रहा है यहां पर CO2। अब इस लंग्स में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा में यही ब्लड हमारा क्या होता है मेरे भाई, शुद्ध रक्त बन जाता है। और इस फेफड़ा से फिर निकल करके आएगा कहां पे, तो मेरे भाई यहां आता है। अब ये O2 लेकर के आता है, लेकिन यहां भी एगो पाइप हमारा लगा होता है, यहां भी एगो पाइप होगा, और इस तरीके से यहां आएगा। लेकिन इस पाइप को हम लोग यहां पर पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म हो जाता है मेरे भाई। पल्मोनरी सीरा मतलब पल्मोनरी वेन्स की बात कर रहा है। पल्मोनरी वेन्स हमारा कहां पर ओपनिंग होता है, तो पल्मोनरी वेन्स का ओपनिंग मेरे भाई यहां पर दायां आलिंद में होगा, यहां पर बायां आलिंद में, यहां दायां आलिंद में, दायां आलिंद से दायां निलय में, हमारे इस चैम्बर से इस चैम्बर में, इस चैम्बर से निकलने के बाद डायरेक्ट मेरे भाई लंग्स में जाता है। और लंग्स में गैस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में बदलेगा, और पल्मोनरी आर्टरी से गया, पल्मोनरी वेन से निकलेगा, फिर हमारे हार्ट में आएगा, और ये हमारा यहां पर लेफ्ट ऑरिकल दाएं बायां आलिंद में आएगा, तो हमारे बाएं आलिंद में जाकर के ये खुलता है। तो मेरे भाई पल्मोनरी वेन्स कहां खुलेगा, तो बायां आलिंद में खुलेगा, फिर यहां से ब्लड हमारे बायां नीले में आएगा, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। ये प्रोसेस आपसे पूछा गया था, ठीक है। आगे चलते हैं मेरे भाई, आज का यहां पर ये आज का ये शायद 39 नंबर एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, और यहां पर अखंड ज्योति बैच आपको लिए बता ही दिए हैं। आप सभी लोग मेरे भाई जिसकी भी तैयारी बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है, जिनकी तैयारी एवरेज है, आप सभी लोग मेरे भाई अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और अच्छा करने के लिए, चूंकि एक एक क्वेश्चन कहां से आपको क्या फायदा हो जाएगा वो कोई नहीं जानता है, इसीलिए आप सभी लोगों के लिए एक मेरे भाई अखंड ज्योति बैच हमारा मिनिमम फीस में ही ये क्लासेस हम आपको दिए हैं। इस क्लासेस से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर आप बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करना चाहते हैं या नहीं। आप सभी लोग मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता श्योर मिलेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये क्लासेस आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अखंड ज्योति बैच के नाम से आपको मिलेगा। वहां से आप जाकर के सर्च कीजिएगा एप्लीकेशन पर, अपने आप अखंड ज्योति बैच आपको दिखेगा, जुड़ जाइएगा। थ्योरी बेहतरीन तरीके से हम उसमें करा रहे हैं, अभी 4-5 महीने समय है, हम लगातार उसकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। छुट्टी के दिन में भी आप आपको क्लासेस देंगे, इतनी क्लासेस उसमें रहेगी, आप लगातार पढ़ते जाओगे। और उसके बाद नियुक्ति 4.0 हमारा
बहुत जल्द आ रहा है। कल हमारा नियुक्ति 4.0 लॉन्च होगा और वो भी आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई। हम उसमें भी चैप्टर वाइज और मिसलेनियस क्वेश्चन सबको अपने तरीके से निचोड़ करके एक जगह, जितना भी कंटेंट को मैंने पढ़ा है सब जगह से जो अच्छे क्वेश्चन हो उसको एक्युमुलेट करके हम नियुक्ति बैच भी आपको डिटेल में करा देंगे। वो आपका डिस्कशन मेरे भाई काफी हेल्पफुल होगा। वो भी क्लासेस आपको कल से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। और बिंदु श्रावण की बात करते हैं, इस क्रिया के लिए पादक में कौन सी संरचना होती है मेरे भाई? तो हम कहेंगे क्यूटिकल तो हमारा ट्रांसपैरेशन को कम करता है, ये नहीं होगा। ये हमारा गैस एक्सचेंज करता है, ये नहीं होगा। छाल मेरे भाई ये भी नहीं होगा। हम कहेंगे कौन करता है मेरे भाई? तो हम लोग यहां पर हम लोग किसकी बात करते हैं? तो मेरे भाई टिप पर, यानी कि जो पत्ती की जो टिप होती है उससे हमारा ये क्या करता है, बूंद बूंद पानी गिरते रहता है। उससे हम कहते हैं या किनारे से, पत्ती के किनारे से गिरता है। इसमें से कोई नहीं होगा तो आंसर करेंगे 40 का, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई बिंदु स्राव यानी कि बूंद बूंद जो टपकते रहता है किनारे से या टिप से अगर टपकता रहता है, जिसको हाइड्रा थॉड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई किनारे से या उसकी पत्ती के किनारे से या उसके टिप से अगर पानी की बूंद अगर टपकती रहती है तो उसको हम लोग हाइड्रा थॉड के नाम से जानते हैं। और क्यूटिकल तो मेरे भाई मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि ट्रांसपैरेशन की क्रिया को कम करता है। और स्टोमेटा में हम लोग जानते हैं वाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटा में हमारा क्या होगा, क्योंकि गैस एक्सचेंज करता है। और मेरे भाई यहां पर बार्क ऑफ ट्री कहने का मतलब होता है, ट्री का जो बार्क हो, बार्क कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये प्लांट है और इस प्लांट में मेरे भाई बहुत सारे लेयर होते हैं। तो इसमें जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको बार्क कहते हैं। सबसे अंदर वाला लेयर जो साल वाला होता है मेरे भाई, जो अंदर में सबसे लेयर हमारा साल होता है उसको हम लोग पिथ कहते हैं। और सबसे बाहरी लेयर को हम लोग बार्क के नाम से जानते हैं। ये प्लांट के मेरे भाई जो तना होते हैं, जिसको लकड़ी जिससे बनाते हैं, उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज के डिस्कशन को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। और मेरे भाई आप सभी लोग मिलिए कल। सभी लोग कल तो विश्वकर्मा पूजा है, मे भी कुछ क्लासेस चलेगी, कुछ क्लासेस नहीं भी चलेगी, हो सकता है मे भी, लेकिन मैक्सिमम क्लासेस आपकी चलेगी। देखते हैं क्या होता नहीं होता, वो तो बात की चीजें हैं। लेकिन आप सभी लोग लगातार मेरे भाई सेशन को जरूर करिएगा। इस सेशन से आपको कभी भी बेनिफिट होगा, कभी आपको कमी नहीं होगा। आप सभी लोग इस सेशन से हमेशा जुड़िए। और जो बात बोले हैं कि अगर किसी को अखंड ज्योति बैच अगर करना हो तो आप जरूर जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ मेरे भाई अगर किसी को नियुक्ति बैच तो करना ही करना है, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। 4.0 हम आप ही लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं पूरा का पूरा। इस बार अगर थोड़ा बहुत कहीं रह गया हो कमी, तो वो सभी कमी को वो पूरा कर देगा, आपको एक एक चीज सिखा देगा। तो बहुत जल्द आपके लिए वो लेकर के आ रहे हैं। कल आपका शायद वो लॉन्च हो जाएगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। मिलते हैं हम लोग फिर अगले डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच।